CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही ख़राब दिन मार्केट के लिए, शायद पिछले एक साल में अब तक का सबसे ख़राब दिन और आखिरी का 1.5 घंटा शायद 1.5 दिन जैसा फील हो जिस तरीके के मार्केट है। आएंगे इन सब पर, लेकिन पहले हेडलाइंस। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बिगाड़ा बाजार का मूड, 3 से 4% तक टूटे दोनों इंडेक्स। शिखर से मिड कैप 7% तो स्मॉल कैप 14% गिरा। निफ्टी और सेंसेक्स भी 1 से 1.25% तक टूटे। रियल्टी, मेटल और एनर्जी शेयरों में भारी बिकवाली। सरकारी कंपनियों का भी बुरा हाल। निफ्टी का सीपीएसई इंडेक्स 5% नीचे। ऊपरी स्तर से 70 पीएसयू कंपनियों का 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हुआ साफ। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी गिरावट, 5 से 7% तक गिरे ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक्स। रियल्टी, मेटल, एनर्जी शेयरों में भारी नुकसान। शोभा लोढ़ा जैसे स्टॉक्स 10% टूटे। वहीं एनएमडीसी, हिंद कॉपर, वेदांत, सेल जैसे काउंटर्स में भी भारी गिरावट, 6% तक इंट्राडे लॉसेस। आईटीसी से मिला बाजार को सपोर्ट। बैट के 3.5% हिस्सा बिक्री के बाद आईटीसी का शेयर 5% से ज्यादा उछला। आवाज की खबर के मुताबिक आज ब्लॉक विंडो में ही हुई ब्लॉक डील। हम सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा। 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले 3 सेमीकंडक्टर प्लांट की पीएम मोदी ने कहा, स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल की तरह सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब अब बनेगा भारत। और 21 राज्य, 518 लोकसभा सीटों के लिए 1 लाख से ज्यादा वोटरों की राय। आज शाम आवाज पर देखिए न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल। आज खुलेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश समेत करीब 1 दर्जन राज्यों के सीट प्रोजेक्शन। निफ्टी और लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ओवर वैल्यूड है। और कई मिड कैप और स्मॉल कैप, मुझे हैरानी नहीं होगी, ये साइकिल्स होती है मार्केट की, कई मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स यहां से 40 से 60% गिर सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट में ध्यान रखें, और मार्केट में वार्निंग के साइंस हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर लें इस समय, खास तौर से ब्रॉडर मार्केट में तो कोई बुराई नहीं है। तो जब लोग पूछते हैं ना कि मार्केट क्यों गिरेगा, तो मेरा जवाब होता है कि रेगुलेटरी रिस्क। और मिड कैप और स्मॉल कैप ये एक पीक या फिर बबल वैल्यूएशन पर है। There are pockets of froth. Navneet, that was the phrase you liked, you preferred. Segments or sections of froth in the market. So, some people call it a bubble, some may call it froth. The second is in terms of actual price manipulation, both at the IPO level and at the trading level. We are working. अगर आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं तो पिछले 2 महीने से हम लगातार ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अब मिड और स्मॉल कैप्स में आपको बच के रहना है। मार्केट में रेगुलेटरी रिस्क है। जी हाँ, देखिए, मार्केट का गिरना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन साइंस थे और साइंस को, वार्निंग साइंस को हीड करना बहुत ज़रूरी होता है और उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले 2 महीने से हम ये बात कर रहे थे हर्षदा, और ख़ास तौर से जो रेगुलेटरी रिस्क की मैंने बात की थी, और अब देखिए अब एकदम से सारे के सारे रेगुलेटर्स भी एक एक करके एक्शन में आ रहे हैं। हाँ। तो वो एक फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ राउंड द कॉर्नर है। और वो क्या हमको बता रहा था, वो प्राइस एक्शन हमको बता रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस हमको दिख रहे थे क्लियरली, वो क्लियरली दिख रहा था, प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो एक क्लियर कट इशू दिख रहा था। और अब देखिए किस तरीके से मार्केट गिर रही है। इनफैक्ट ईयर टू डेट अब हम मिड कैप में नेगेटिव हो गए, ठीक है ना, और स्मॉल कैप में अब हम पीक से 14% गिर गए हैं। परसों हमने बात की थी कि हम पीक से 8% गिर गए हैं, और अब पीक से 14% गिर गए हैं, ठीक है। और ये होता यही है मार्केट में ना, एक बार इस तरह की करेक्शन जब आती हैं तो 3 दिन में वो 1 साल का आपका पूरा पैसा ले जाती हैं। जी हाँ। ये पिछले 3-4 दिन की जो फॉल रही ना, वो ब्रूटल है, मतलब मैं कहूँगा ब्रूटल फॉल जिससे होती है ना, वो है ये। और आई जस्ट होप कि बस ये है कि लोग थोड़ा सेफ रहें
और बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली पैनिक ना करें। कई चीज़ें बात करेंगे लेकिन जब हम शो में आगे बढ़ेंगे। वीरू, हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड इज अ सब्जेक्टिव वर्ड अनुज, अगर आपने कुछ मुनाफा टाइम भी बुक कर लिया तो ठीक है। आफ्टरनून तो गुड, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। देखिए, अपने आप को ना इन सब चीज़ों से ऊपर लाना चाहिए हमको। एक मार्केट चाहे ऊपर आए चाहे नीचे जाए, और एक ऐसी लाइफ की एक ऐसी फेज में आना चाहिए जिसमें ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो ना आपको बहुत ज़्यादा दुख हो, तो आप ठीक रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने अनुज। बाजार आपके जहन में सुबह 9:15 से 3:30 तक रहना चाहिए, उसके बाद मुक्त हो जाइए। हाँ। लेकिन अनुज, आते हैं निफ्टी बैंक पे, और निफ्टी पे हम बात भी कर रहे थे सुबह कि 20 डेमा गया तो कुछ बचेगा नहीं, और आप देखिए 22,000 की ट्रैजेक्टरी मोरलेस आई गई। अभी निफ्टी बैंक समहाउ प्रोटेक्टेड है, कल की लोवेस्ट क्लस्टर इसने नहीं तोड़ी अनुज। ये क्यों, और क्या बैंक निफ्टी जो कि अब तक समहाउ HDFC बैंक का एडवांटेज कल से कैरी कर रहा है, वो भी जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी लग रही है? वीरू, ठीक है, आपने बात कर ली है। वैसे मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट स्पेसिफिक बात करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की सिंस आपने पहले बात करी तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 डेमा टूटा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर अब इसके नीचे बंद हो गए, हम वो 22,190 के नीचे बंद हो गए, अगर जो लग रहा है कि होंगे, तो फिर आप लॉन्ग से एक बार के लिए बाहर हो जाइए। उसके बाद मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। अब वो 50 पे रुके, 100 पे रुके, 200 डे मूविंग एवरेज तक की करेक्शन आए, मैं नहीं कह सकता, ये कंजेक्चर होगा, तो इसके लिए इस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर आप ETF इन्वेस्टर हैं तो अपने पैसे को 5 हिस्सों में बांटे और उसमें से एक आज लगा दें, ठीक है। आऊँगा मैं, उसमें पूरी डिटेल करूँगा। लेकिन जहाँ तक निफ्टी की बात है, मुझे लग रहा है कि अभी भी निफ्टी में थोड़ा सा शायद हो सकता है कि डाउनसाइड बाकी हो, लेकिन एडवांस टैक्स के नंबर्स कल आने हैं। एक दिन की और पेन के बाद मुझे लग रहा है कि निफ्टी में से तो पेन निकल जाएगा सारा। बैंक निफ्टी आज इतना नहीं गिरा है वैसे, एक्चुअली अगर आप देखें बैंक निफ्टी स्टेबल है, 0.5% ही नीचे है बैंक निफ्टी। ये मार्केट हमको ज़्यादा खराब इसलिए लग रहा है कि मिड कैप ज़्यादा गिरे हैं, और HDFC बैंक रिलेटिवली स्टेबल है, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक रिलेटिवली स्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है। और एक महीने का अगर आप मूव देखेंगे तो ये सब के सब अच्छा खासा चले। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जहाँ तक मेरा व्यू ये है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आज या कल में हो सकता है कि एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शुरू हो जाए। हाँ, आप ऑब्वियसली अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है और आपको अपने स्टॉप लॉसेस का रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत है। और एक चीज़, मार्केट में शॉर्ट ट्रेड लेना भी सीखिए। आज सुबह हमने एक बात की थी कि अगर 22,454 फेल हो तो शॉर्ट करिए 22,475 के स्टॉप लॉस के साथ। उस ट्रेड ने आपको आराम से 350 पॉइंट दिए होंगे, 300-350 पॉइंट, ठीक है ना। तो वो ट्रेड करनी भी आनी चाहिए आपको। 2 साइडेड ट्रेड्स मार्केट में, हर बार सिर्फ परमा बुल बन के फ़ायदा नहीं होता है। इस मार्केट में बहुत सारे परमा बुल हैं, और परमा बुल ने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया इस मार्केट का। तो हर समय सिर्फ बुलिश रहने से काम नहीं चलेगा। जब अगर मार्केट आपको बता रहा है कि बेरिश होकर भी पैसा बनाया जा सकता है, तो वो भी एक ट्रेडर को करना आना चाहिए। इस चीज़ को समझना है हमको। अनुज, लेकिन जो बड़ा सवाल शायद हर रिटेल निवेशक, हर CNBC आवाज़ का निवेशक अपने आप से पूछ रहा होगा कि इस मार्केट में क्या और गिरावट आएगी, और ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के फॉल को देखकर लोग घबराते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी अटेम्प्ट करते हैं कि शायद कल इतना ना टूटे तो मुझे इससे पहले मौका मेरा मिस हो जाए, मैं कुछ पोजीशन लेता हूँ। लेनी है, नहीं लेनी है, क्या करना है, या और टाइम देना है? देखिए हर्षदा, इसमें ना हमारे यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स 2 तरीके के। हमारे यहाँ एक इन्वेस्टर है जो प्री कोविड इन्वेस्टर है, एक हमारा इन्वेस्टर जो पोस्ट कोविड इन्वेस्टर है। जो हमारी SIP की बुक बढ़ी है ना, 20-20 हज़ार करोड़ की हो गई है, या जो इक्विटी में इतना पैसा आया है, उसमें से 80% वो लोग हैं जो कोविड के बाद आए। करेक्ट। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो, जब मैंने अपने करियर शुरुआत की थी 2003 में, तब शायद स्कूल में थे, या उनमें से कुछ लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो अब हमने वो फेजेस देखे हैं मार्केट में कि मार्केट बड़ी से बड़ी बुल मार्केट में 20-30% नॉर्मली करेक्ट हो सकते हैं। इस इन्वेस्टर ने वो फेज नहीं देखा है कि भाई मार्केट करेक्ट भी हो सकता है, मार्केट गिर भी सकता है, कि गिरना क्या चीज़ होती है। और जैसे मैं उस दिन कह रहा था ना, वो उन्होंने कहा कि डबल हो जाए बस पैसा। हाँ। मार्केट तो मतलब पैसा डबल होना चाहिए, वरना मार्केट क्या मतलब है। तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूँगा कि आपको हमेशा तैयार होना चाहिए करेक्शन फेस करने के लिए, ठीक है ना। लास्ट के 1 साल में मार्केट ताबड़तोड़ भागा है विदाउट एनी करेक्शन, कोई एक भी करेक्शन नहीं आया। मतलब करेक्शन मैक्सिमम आया था ना मार्केट में, 3% का आया था लास्ट के 1 साल में, उससे ज़्यादा तो करेक्शन कभी आया ही नहीं। अभी भी एक बात बताइए, निफ्टी में कितना गिरे हम? निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 22,500, हमें 22,000 पर,
500 पॉइंट गिरे कुल मिला के निफ्टी में। 2% होता है वो, 2-2.5%। 2003 से 7 के फेज में निफ्टी लेवल पे 20% गिरते थे हम करेक्शन में, निफ्टी लेवल पे। जी हाँ, आज की डेट में 20% का मतलब हो जाएगा 18,000। ठीक है, मैं ऑब्वियसली नहीं कह रहा कि वो हम जाएंगे, लेकिन ये क्या होता है कि हमारी साइकी ऐसी हो गई है कि नहीं पैसा बहुत है तो मार्केट गिरेगा नहीं। ठीक है, यहाँ से आप क्या करें, अपने पैसे को 5 हिस्से में बांट लें। अगर वो निफ्टी ETF वाले अगर आप हैं तो हर 200 पॉइंट के डिक्लाइन पर आप 5 ट्रांचेस में ऐड करने के लिए तैयार हैं। अब जरूरी नहीं कि आपकी 5 लग जाएं, हो सकता है एक ही लगे। पहली आज ही ले लें, क्योंकि बॉटम कोई नहीं टाइम कर पाएगा। आज अच्छा मौका है निफ्टी ETF में पैसा डालने का, अगर आपने पिछली बार नहीं डाला था तो। और यहाँ से अगर 200 पॉइंट गिरे तो और 20%, और 200 पॉइंट गिरे तो और 20%, और फिर और 20% मतलब हो तो वो हो जाए। उसके बाद भी अगर मार्केट गिरे तो फिर बस फिर आराम से बैठे रहें। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पैसा तो है नहीं तो क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ऐसे करें। अच्छा, एक और चीज़, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को ना बेचें। वो गलती ना करें कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी आपने बेच दिए। अब कंजेक्चर है ना कि अच्छी क्वालिटी क्या है, ख़राब क्वालिटी क्या है। ये सबको पता है, हमको सबको, कि अच्छी क्वालिटी क्या है, ख़राब क्वालिटी क्या है। बस ये है कि क्योंकि ख़राब क्वालिटी ने पैसा बना के दे दिया तो हमको लगता है कि ये भी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बी ग्रुप, सी ग्रुप, जेड ग्रुप, इस टाइप के स्टॉक्स जो हैं जिनमें आपने अगर पैसा बना लिया था, लक था, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ना बेचो। ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स यहाँ भी ना लें, चाहे 60% गिर गया तब भी ना लें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ले क्या रहे हैं। PSU स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, अब जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, PSU बैंक है, डिफेंस स्टॉक्स हैं, यहाँ पर अगर और गिरावट मिले तो स्लोली अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें, क्योंकि ये वापस चलेंगे। ठीक है, इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ बहुत ज़्यादा एक प्राइस एक्सूबरेंस आ गया था, अब वो एक्सूबरेंस धीरे धीरे करेक्ट हो रही है, तो उसमें ऐड कर लें। तो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से डिसाइड करें और पैनिक बिल्कुल ना करें। देखिए, मार्केट का काम ही यही है कि बीच बीच में फ्रॉथ बिल्डअप होता है, उसको निकालना, ये मार्केट का काम है। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे लोग सेबी को ब्लेम कर रहे हैं या फिर रेगुलेटर को ब्लेम कर रहे हैं कि आपको ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है। वो मत करिए प्लीज़। जब तक आपका पैसा बन रहा था आप किसी को बोल रहे थे क्या? हाँ, ये हमारे यहाँ ना एक वो अजीब सी फिलॉसफी है, ब्लेम किसी पे डालना है, किसी और पे ब्लेम डालना है। जब तक हम पैसा बनाते हैं ना, तब तक हमको लगता है कि हमारी जीनियस है, उसकी वजह से हमारा पैसा बन रहा है। जिस दिन हमारा पैसा बनना बंद हो जाता है ना, उस दिन हम स्केपगोट ढूंढते हैं कि ये तो सेबी की वजह से गिर गया, RBI की वजह से गिर गया, या ये TV चैनल की वजह से गिर गया, मीडिया की वजह से गिर गया। अब ब्लेम आप किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, हम तो सुन लेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि ना मार्केट किसी की वजह से चलता है, ना मार्केट किसी की वजह से गिरता है। ठीक है, फेजेस होते हैं ये मार्केट के, इसमें अपने आप को एडजस्ट करना सीखिए, तभी आप फायदे में रहेंगे। और मुझे याद है आप बार बार कह रहे थे कि मार्केट आपको बताएगा एग्जिट कब करना है। मार्केट वो आपको 2 दिन से बोल रहा है। मार्केट बोल रहा, चीख चीख के बोल रहा था हर्षदा, मतलब और स्मॉल कैप और मिड कैप में तो। अच्छा, एक और दिक्कत हुई यहाँ पे, मैंने पहली बार ये कॉल लिया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप से अब एग्जिट का टाइम आ गया है और क्या लेना है नहीं, क्या बेचना है पूछिए, तो मुझे कई लोगों ने ट्रोल किया था। और मुझे ये भी पता है कि कुछ ट्रोल आर्मी लगा दी जाती है पीछे, अब उससे क्या मज़ा मिलता है उनको मुझे नहीं पता, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे। अब कोई एग्जिट करके दिखाए ना, अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप 40% नीचे एग्जिट कर रहे हैं, तब मौका था आपके पास अच्छी तरह से एग्जिट करने का। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, इन्वेस्टिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाए ना, वो अपने आप आपको बाहर कर देता है। उसके बाद फिर जब मार्केट स्टेबल हो तो वापस एंट्री करिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कोई जल्दी नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि मेरे को बॉटम ही पकड़ना है। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर भी ले लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट एक क्लियर हो जाए कि मार्केट का करेक्टिव फेज खत्म हो गया है, वो हो जाएगा ना, तो फिर आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ बेसिकली। चलिए, तो ये इनफैक्ट अब आपके लिए हिदायत और थोड़ी सी मदद करने की हमें लगा कोशिश हो कि बहुत पैनिक है, पैनिक में आपको और पैनिक नहीं करना है, संयम रखें, मौका आपको बाजार दोनों तरफ के देता है। हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ रहे हैं, चलिए उनको भी जोड़ना शुरू करते हैं। और फंडामेंटल्स पर आज जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह से बातचीत होगी। टेक्निकल कॉल्स में प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, अमित सेठ, विकास सालुंखे जुड़ेंगे। 220 पर सुमित आपको बताएंगे PSU कंपनियों का कितना बुरा हाल है आज, क्योंकि ये पॉकेट था जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी आई थी। उसके ठीक बाद यतिन आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो PSU में परफॉर्मर्स थे उनके क्या हाल है।
साथ ही साथ 2:30 पर विवेक अय्यर जुड़ेंगे हमारे साथ। फुट्सी और भारत 22 इंडेक्स की कल जो बैलेंसिंग होने वाली है उस पर बातचीत होगी। 2:45 पर सुमित को एक बार फिर जोड़ेंगे। गिरते बाजार में एक स्टॉक है जो म्यूचुअल फंड का फेवरेट उभर कर आया है, वो है HDFC। कितना पैसा आया है इसमें, उस पर एक बार नजर डालेंगे। और मिड कैप मार्केट बिग वॉइस में आज कोटक महिंद्रा AMC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी हर्षा उपाध्याय हमारे साथ होंगे। फिर ऑफ कोर्स मार्केट क्लोज की तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे हम डीलिंग रूम का चेक, BTST, IST, BT ट्रेड, और मार्केट क्लोज की तरफ भी जाएंगे। तो ये इनफैक्ट आज का पूरा लाइनअप आपके सामने। बिल्कुल। मीनवाइल बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी और अब तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी 47,000 ब्रेक करने की। इनफैक्ट ब्रेक कर दिया है अब इसने, 46,990 पर आ गया है बैंक निफ्टी। 46,980 का भी अभी लो लगा। और निफ्टी भी अब 22,000 तोड़ने की तैयारी करता हुआ 22,015 पर 320 पॉइंट नीचे। बहुत ही ख़राब दिन। मिड कैप इंडेक्स 4% नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स, एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आइए, एक बार PSC इंडेक्स लेकर आइए। निफ्टी का PSU इंडेक्स जो है बेसिकली स्मॉल कैप, ये आपकी स्क्रीन पर 4.5%। और ये CPSE इंडेक्स देखिए करीब करीब 6.5% इंडेक्स लेवल पर। और आज सुबह एक गलती से वो रियल एस्टेट इंडेक्स सुबह 4.5% नीचे दिख गया था। और वो जैसा आशीष दोपहर के शो में कह रहे थे, क्या वो हुआ कि वो वाकई में 5.5% नीचे आ गया। वो मतलब इस तरीके की पिटाई इस समय। चलिए हमारे पैनल को जोड़ते हैं इस समय। आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम थोड़ा सा ट्रेड्स कम ही रखेंगे। गावा सर बताइए इस मार्केट में क्या ट्रेड रहेगी? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और शॉर्ट है भारती एयरटेल। उसका रीजन ये है कि एग्जॉशन हो गया और जो फ्रेश सेल वो शुरू हुआ है कल परसों से। ट्रेड कर रहा है 1157, स्टॉप होगा 1170 का, और टारगेट ऑन द डाउन साइड 1140 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो मेरे ख्याल से यस, भारती एयरटेल पर शॉर्ट होना चाहिए। भारती एयरटेल अभी अभी चलना शुरू हुआ था लेकिन मार्केट की तस्वीर बदली। तो गावा साहब कह रहे हैं मंदी का ट्रेड अब यहाँ पर ज़्यादा आपको चांसेस है पैसे बना कर देगा, इसीलिए एक शॉर्ट साइड का ट्रेड है। मानस बताइए, शॉर्ट की तरफ ही ट्रेड? बिल्कुल हर्षिता जी, तो टाटा मोटर्स में बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 1015 के आसपास सपोर्ट था, वहां स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, उसके नीचे गया, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्शन बढ़ सकता है, इसलिए टाटा मोटर्स में करंट लेवल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे बिकवाली कर रहे हैं तो 1006 का आपको स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। और 960 के टारगेट सेट करने टाटा मोटर्स में। ये कैश लेवल्स हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को ले। तो पुट ऑप्शन लेना है, 980 वाला पुट ऑप्शन टाटा मोटर्स का 18-19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि निफ्टी 22,000 क्यों तोड़ रहा है। दो कॉल आई और दोनों इस दौर के सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर थे, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स पे सेल। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, सीमेंट सेक्टर मुझे ACC यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। इनफैक्ट सुबह ही लग रहा था लेकिन सपोर्ट पे था तो शॉर्ट नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से पैन आउट हो रहा है मुझे लगता है ये 3550 तक जाएगा। 3420 पे चल रहा है लेकिन ऑलरेडी बहुत टूटा है, तो फ्यूचर में थोड़ा रिस्क ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं पुट ऑप्शन सजेस्ट करूंगा इफ़ यू परमिट मी। यहाँ पे ACC का जो पुट लेना है वीरेन वो रहेगा 2400 का, 60 रुपीज़ पे ये ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 20 पॉइंट का, यानी 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। और अगर मैं सही ठहरा तो स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट 100 प्लस का होना चाहिए। तो ACC का 2400 का पुट बाय करें। ACC का पुट बाय करना है आपको यहाँ पर। तो अब तक तीनों कॉल सेल साइड की आती हुई। आई डाउट इस मार्केट में कोई बाय ट्रेड लेने की हिम्मत करेगा। वैसे अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा शॉर्ट ट्रेड लगेगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर, अशोक लेलैंड ने बेसिकली जब एक बुल मार्केट ऑटो स्टॉक्स में भी चल रहा था तो इसने कुछ नहीं किया, एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था और ये कंसोलिडेशन ऑन द डाउन साइड ब्रेक हुआ है। 165 का कैश चार्ट्स में एक अहम लेवल था जो कि 200 EMA के नीचे, और एक इसका इंपॉर्टेंट स्विंग लो था, वो भी स्टॉक ने आज काफी बेरिश कैंडल से ब्रेक कर दिया है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस लगभग 162 के आसपास है। हल्का फुल्का बाउंस मिले तो इसे शॉर्ट करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 163 एंड टारगेट्स विल बी 157 एंड 155।
ओके 157 155 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ये है अशोक लेलैंड। विकास आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षद। देखो ओवरऑल मार्केट में सेटअप अभी भी नेगेटिव साइड है। यहाँ पे एस्कॉट मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे डाउनफॉल कर सकता है। जो इम्पोर्टेंट लेवल थी 2770 उसके नीचे ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो नीचे में जो 2640 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। यहाँ से 70-80 पॉइंट और नीचे की तरफ ये फिसल सकता है। तो नीचे की तरफ 2640 के टारगेट के लिए इसको यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना चाहिए और 2800 के आसपास का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के एस्कॉट को सेल करना सेल है। एस्कॉट्स लिखे डायरेक्टर साहब, वो सेल है। एक बार फिर से स्टॉप लॉस बताएंगे आप विकास? 2800 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एस्कॉट को शॉर्ट कर। ओके, तो यहाँ पे टेक्निकल कॉल पूरी हो गई और सारी की सारी सेल है। अभी कुछ देर पहले किस्सा ये हुआ, अनुज जब निफ्टी बैंक पे मार्केट के सेटअप पे बोल रहे थे तो एकदम से हर्षता आगे चल पड़ी, गेस्टों से बात करनी शुरू कर दी। तो मुझसे डायरेक्टर साहब बोले कि लगता है हर्षता आज तुमसे स्टॉक्स पूछना भूल गई। मैंने कहा अच्छा याद मत दिलाओ। तो मैं वही कह रहा हूँ, ईश्वर सब आपको शक्ति दे कि हमें लगभग 1.5 घंटे निकालने हैं अभी इस बाजार में। मार्केट से डे लो इस बीच 21,965। गौरांग नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आप इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, आप स्किप नहीं होंगे। आपका व्यू मार्केट्स पे और आपका कॉल इस वक्त का। धन्यवाद और सादर प्रणाम सभी को और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो प्रोग्राम की शुरुआत में अनुज भाई ऐसे बाजार में मौके ढूंढने की बात कर रहे थे और 1/4 हिस्सा ऐसे बाजार में आपको निवेश करना चाहिए। मैं बिल्कुल बेशक सहमत हूं अनुज भाई की टिप्पणी से। और मैंने कल परसों भी बताया था कि कभी कभी बाजार में कुछ नहीं करने से भी पैसा बनता है या पैसा बचता है। और ये मेरे ख्याल से ये जो रुझान है बिकवाली का, करेक्शन का, मुनाफा वसूली का जो भी है, ये आने वाले कुछ समय तक रहेगा। और मैंने इस सोमवार को ही एक टिप्पणी दी थी बाजार का ब्यूरो को लेकर के कि अभी से लेकर के चुनाव तक वीरेंद्र मुझे लग रहा है कि उठापटक बहुत हावी होगी। और ये भी ध्यान ना रखना चाहिए कि हम सर्वोच्च स्तर के आसपास कामकाज कर रहे हैं। तो तीव्रता जो होती उठापटक की वो चौतरफा होगी। दिग्गज शेयर में शायद आपको थोड़ी बहुत कम देखने मिले, लेकिन मझौले छोटे और माइक्रो कैप, नो कैप में आपको ज्यादा कुछ वहां पर बिकवाली हावी होती दिखेगी। तो ऐसे बाजार में मौके ढूंढे। कोटक महिंद्रा बैंक निजी क्षेत्र की एक बैंक जो कि कुछ दायरेबंद कारोबार में पिछले कुछ समय में है, लेकिन अब धीरे धीरे करके स्पष्टीकरण आ रहा है। 2100 के लक्ष्य कोटक महिंद्रा बैंक पर हमने निर्धारित किए। और जैसे अनुज भाई बता रहे थे, उतावलापन करके एक ही समय पर पूरी पूंजी आप निवेश मत कीजिए, किश्तों में निवेश कीजिए। इससे आपका जो खरीद का स्तर होगा वो काफी ऐसे स्तर पर आके अटकेगा कि उसके बाद जो बाजार में करेक्शन आएगा तो आपकी पूंजी में हामी उतनी कम पहुंचेगी। इस बीच एक काम करते हैं और यहाँ पे कोटक की बात हो गई गौरांग जी के। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम निफ्टी के सेटअप पे एक बार फिर से, क्योंकि आज जो हमने अप्रोच ली थी दैट वाज आई थिंक या फिर कल परसों तक हम जो बात कर रहे थे वो थी 20 डेमा तक की। बट अनुज 20 डेमा के बाद अब स्क्रीन पर 22,000 भी गया। ये 22,000 को ब्रेक करने की टेंडेंसी क्या 50 डेमा के चांसेस निफ्टी पर खोल रही है क्या? ज़्यादा दूर है नहीं वैसे वो यहाँ से इस स्पीड पे जो मार्केट गिर रहा है वीरू, 21,800 ही तो है। कितना दूर है? 160 पॉइंट ही दूर है। आज 370 तो हम गिर ही चुके हैं, ठीक है ना। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि मार्केट में कहाँ तक जाएगा वो इतना ज़रूरी नहीं होता। इंडेक्स में आपको क्या करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अगर तो आप एक ट्रेडर हैं तो बिल्कुल फॉलिंग नाइफ की वो ना करें। ट्रेडिंग में क्लियरली अगर मार्केट आपको सेल पे भी पैसा बना के दे रही है तो क्लियरली आज तो मार्केट का टेक्सचर काफ़ी ब्रेक हुआ है वैसे, ठीक है। क्योंकि अगर अब तक बाउंस बैक आना होता ना, अब तक आ चुका होता मार्केट में। 50 डे में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, 100 उसके बाद 200, ये सब खैर लेवल्स आई थिंक आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। लेकिन मैं बेसिक व्यू यही रखूँगा कि अगर वो लेवल आया तो वो आपके लिए सेकंड ट्रांच डालने की अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे एक ट्रांच तो आज होगी, फिर वो सेकंड ट्रांच डालने की अपॉर्चुनिटी होगी प्योरली एज एन ETF इन्वेस्टर। एक मार्केट में जोक भी घूम रहा है कि स्ट्रेस टेस्ट
म्यूचुअल फंड्स का या इन्वेस्टर्स का हो रहा है। हाँ, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट आ रही है, असल में क्या है ना, ये मैं फिर बोल रहा हूँ वही बात कि हमने इस तरीके के दिन बहुत कम देखे हैं पिछले 3-4 साल में। हमको आदत नहीं है ये दिन देखने की, हमको आदत है सिर्फ मार्केट में तेज़ी देखने की। हमने जो इससे पहले तो कितनी बार ऐसे होता था, हमने तो मार्केट में डाउन सर्किट लगते हुए भी देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है, बहुत चल गया था, थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। मार्केट में 50 डे में अगर आ भी जाएगा ना वीरू, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का अप ट्रेंड फिर भी इंटैक्ट है। मैं तो कहूँगा कि इस मार्केट में अप ट्रेंड इंटैक्ट है, जब तक आप 21,400-21,500 के ऊपर हैं तब तक अप ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, निफ्टी में एटलीस्ट। हाँ, मिड कैप में क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन निफ्टी में इंटैक्ट है 21,400 21,500 तक। तो लेट्स होप कि वहाँ पर स्थिति संभले। नज़रें आपकी लेकिन स्क्रीन पर रहनी चाहिए, वही है, नज़रें हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन लगातार 3 दिनों से वो दुर्घटना ही घटती दिखाई दे रही है। अच्छा गौरांग, इसमें कितना ये जो सेल ऑफ आया है, ये म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रेस टेस्ट है उससे रिलेटेड है? क्योंकि उस पर हम आएंगे, यतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खासतौर से एक पॉकेट था जहाँ पर बड़े पैमाने पर कोई भी छोटा फंड लीजिए, स्मॉल कैप लीजिए, मिड कैप लीजिए, पीएसयूज में काफ़ी ज़्यादा निवेश हुआ था, एक्सूबरेंस वहाँ पर देखने को मिला, और इन्हीं शब्दों का दरअसल आपको याद होगा इस्तेमाल सेबी चेयरमैन भी करती हुई दिखाई दी थी। तो और इतिहास भी है हमारे सामने हर्षदा, अगर आप देखने जाए तो मझौले छोटे और माइक्रो कैप शेयर्स में जब करेक्शन आता है तो इसी प्रकार का आता है कि आपको निकलने का दरवाजा मिलेगा ही नहीं यहाँ से, और ये पहली बार नहीं हुआ है। दूसरी बात, बहुत सारी नकदी, या तो म्यूचुअल फंड के जो फंड्स होते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप वगैरह, वहां पर पैसा बहुत सारा गया। उसके साथ साथ कुछ छोटे निवेशक, मझौले निवेशक जो बाजार में आए, उनको आकर्षण लगा कि अरे इक्का दुक्का आंकड़े वाली कंपनी है और यहाँ पर अच्छा पैसा बन रहा है, तो लोगों ने वहां पर पैसा, तो दोनों तरफ से जो एक्सेस है वो आना शुरू हो गया। हर्षदा, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आज जेट एयरवेज का शेयर का भाव देख लीजिए आप, कंपनी बंद पड़ी हुई है, हवाई जहाज जो उनके पास थे वो बिकवाले, आधे तो बिक गए, आधे सड़ रहे हैं एयरपोर्ट्स पर कहीं कोने पर, और 5% की ऊपर की सर्किट लगी है, 45 रुपए 20 पैसे का भाव है जेट एयरवेज का। व्हाट लॉजिक एक्सप्लेनेशन गिव्स दैट? आई मीन मैं बहुत अचंभा हूं इस प्रकार की चीज से, और ये आज भी इतना करेक्शन होने के बाद भी जेट एयरवेज आज 5% की सर्किट। आई थिंक देयर इज लिटिल, वो दर्द और भी निकलना बाकी है, और ताज्जुब नहीं होगा कि जब म्यूचुअल फंड्स अपने रेगुलेशंस को ठीक ठाक करके वो सब नियम घोषित करेंगे और लेकर के आएंगे, शायद तभी दबाव जो है वो और बढ़ सकता है। ये मैं फिर से कहूंगा कि 5% 6% गिरा है, इसलिए खरीदारी का मौका है मिड कैप में, स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में। ये विचारधारा अगर आप न रखें तो आपकी पूंजी के लिए काफी सुरक्षित बात होगी। बिल्कुल नहीं, 100% सही बात बोली इन्होंने। एक दिल्ली की रियल एस्टेट कंपनी फॉर एग्जांपल बंद पड़ी थी कंपनी, 2 रुपए का शेयर 40 रुपए पहुंच गया था पिछले कुछ दिनों में। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। खैर एनीवे, पीएसयू शेयरों का हाल बुरा है। पीएसयू कंपनियों का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ साफ हो गया है। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स का भी ये पीएसयू से थोड़ा सा मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। इस पर ज़्यादा डिटेल के लिए सुमित और यतिन दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप दोनों का स्वागत है। सुमित, पीएसयूज में ज़्यादातर जो पिटाई हुई है, पहले उसकी बात करते हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट आई है? देखिए, एक तो मासिव सेल ऑफ मार्केट्स में चल ही रहा है, स्पेशली मिड कैप में, स्मॉल कैप में, और उन सेक्टर्स में आपको ज़्यादा बिकवाली दिखाई पड़ेगी जहाँ पे पीएसयू का एक्सपोजर भी ज़्यादा है। तो पहले तो मिड कैप इंडेक्स 7% के आसपास वाइप आउट हो चुका है हायर लेवल से। स्मॉल कैप करीब 14% के आसपास ये हायर लेवल से वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा है। 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप मिड कैप 100 की वाइप आउट हुई, और स्मॉल कैप 100 की करीब 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहाँ भी वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। सीपीएससी इंडेक्स करीब 8.5% टूट चुका है, और 70 पीएसयूज जो कि छोटी बड़ी सारी पीएसयूज मिलाकर हैं, उनकी मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ के आसपास वाइप आउट हो चुकी है अपने हायर लेवल से। अब इन नंबर्स के बीच में सबसे ज्यादा बिकवाली कहां आई है? आईएफसीआई 48%, एंड्रू यूल 48%, आयरेडा 40%, एसटीसी 38%, एनबीसीसी 38%,
इसके अलावा ITI 37%, MTNL 35%, MMTC 35%, RCF 35% और RVNL 35%। ये एक बड़ी सेल ऑफ की लिस्ट है। कुछ और नामों में KIOCL 35%, इंडिया स्कूटर्स इंडिया करीब 33%, मिश्र धातु 32% और इरकॉन करीब 31% के आसपास बिकवाली यहाँ है। दो ऑब्जर्वेशन इसमें और क्रूशल है। पहला वो जहाँ पे पब्लिक फ्लोट काफ़ी कम है। मिसाल के तौर पे एंड्रू यूल 11% के आसपास का पब्लिक फ्लोट है महज, बाकी 90% PSU की फ्लोट गवर्नमेंट के पास है। STC 10%, ITI करीब 10% के आसपास का पब्लिक फ्लोट है। MMTC 10%, KIOCL महज 1% पब्लिक फ्लोट है, 99% गवर्नमेंट की होल्डिंग है। स्कूटर्स इंडिया 6% के आसपास की पब्लिक फ्लोट है। तो ये वो शेयर है जो एक तरफा चले भी थे लो पब्लिक फ्लोट की वजह से, इसलिए बिकवाली। दूसरा ऑब्जर्वेशन, उन शेयरों में जहां रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है वहां पर भी काफी सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। मिसाल के तौर पर इरकॉन 22%, पूरी कंपनी की मार्केट कैप का 22% हिस्सा रिटेल के पास है। NBCC 19% हिस्सा रिटेल पार्टिसिपेशन में है। आयरेडा 15.5% रिटेल पार्टिसिपेशन है। MTNL 14.5% के आसपास का रिटेल पार्टिसिपेशन यहां पर देखने को मिलेगा। RCF 15%, IFCI 14%, मिश्र धातु और IRFC जैसे, IRFC में इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ऑलरेडी 88% सरकार की हिस्सेदारी है। बचे 12% में से भी अगर आप देखें 9% रिटेल के पास है और करीब 10% की मिश्र धातु पे। तो रिटेल पार्टिसिपेशन जहां ज्यादा है, लो फ्लोट जहां ज्यादा है, उस तरह के शेयरों में हमने भारी बिकवाली हायर लेवल से आते हुए देखी है। बिल्कुल सुमित, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर एग्जिट ही नहीं है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इशू है यहाँ पर। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स ने PSUs में रिसेंटली माल छोड़ा है। यतिन, तो बहुत सारे बदलाव आपने देखे हैं और म्यूचुअल फंड जो इतने दिनों से PSUs शेयर्स खरीद रहे थे, अब फरवरी के महीने में काफ़ी सारे बदलाव आपने देखे हैं। जो फैक्ट शीट है और जो डेटा मंथली बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स रिलीज़ करते हैं वो नुवामा अल्टरनेटिव रिसर्च ने कंपाइल किया है और उसके हिसाब से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बहुत सारे जो PSUs हैं यहाँ पोजीशन काटी है और कंप्लीट एग्जिट भी किए हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने कंप्लीट एग्जिट किए हैं जहां PSU स्टॉक्स का नाम शामिल है। सबसे पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड, इन्होंने पूरी तरीके से अपना जो हिस्सा है गुजरात गैस में बेच दिया है अपने लार्ज कैप फंड्स में से। कॉन म्यूचुअल फंड ने SJVN यहाँ अपना हिस्सा काट दिया है पूरी तरीके से, तो उनकी पोजीशन अब इस काउंटर में नील हो चुकी है अपने लार्ज कैप फंड्स में। एक नाम जो कॉमन है सभी म्यूचुअल फंड्स में वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आप देखेंगे ICICI प्रू म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, इन्होंने अपने लार्ज कैप फंड में से बैंक ऑफ बड़ौदा कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है। इसके अलावा मिराई म्यूचुअल फंड ने नाल्को और निपॉन AMC ने सेल जैसे मेटल स्टॉक्स में अपनी पोजीशन जीरो कर दी है। ऑब्वियसली जहां पार्ट एग्जिट आपने देखा है ये भी जानने लायक है क्योंकि HDFC म्यूचुअल फंड जैसे बड़े म्यूचुअल फंड ने NTPC के शेयर्स में बिकवाली की है। SBI म्यूचुअल फंड ने LIC जहां आपने शानदार रिटर्न देखे हैं यहां अपनी पोजीशंस काटी हैं। SJVN में पोजीशंस कम की हैं और ICICI प्रू म्यूचुअल फंड की बात करें तो NHPC और ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। तो ये सारे स्टॉक्स तो सिर्फ मिड कैप काउंटर्स ही नहीं, जैसे यहाँ पर सुमित मेंशन कर रहे थे दिग्गज हैवी वेट्स, इनफैक्ट निफ्टी की सरकारी कंपनियों में भी म्यूचुअल फंड्स कुछ प्रॉफिट बुक करते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया यतिन और सुमित आपके इस अपडेट के लिए। ये इनफैक्ट एक दिलचस्प पॉइंट है कि आपके पावर ग्रिड, NTPC और द लाइक्स जो आसमान छू रहे थे, बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला था, उनमें भी करेक्शन की शुरुआत है मानस। और ये चीज आप कल भी पॉइंट आउट कर रहे थे, इनमें और कितनी वीकनेस आ सकती है, चार्ट पर कितने बिखरने का डर है NTPC, पावर ग्रिड एंड द लाइक्स में? तो देखिए ये जो PSU स्टॉक्स है, आई थिंक यहाँ पर करेक्शन अभी भी बाकी है। स्पेशली अगर हम बात करें NTPC की, जहां पर काफी समय के बाद, काफी लंबे समय के बाद स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पैटर्न निगेटिव है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं शायद 100 डे मूविंग एवरेज तक भी स्टॉक फिसल जाए, जो कि 305 रुपए है। उसी तरह अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पर भी काफी दिनों के बाद हमें इस तरह का क्रैक देखने को मिला है, करेक्शन देखने को मिला है, और ये स्टॉक भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे काफी समय के बाद ट्रेड हो रहा है। और उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर 250 रुपए तक के भाव भी देखने को मिले, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। हाई लेवल पे आप सेल कॉल ले सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। अनुज, मुझे याद है लेकिन जब इन PSU काउंटर्स में अच्छी तेजी बनी थी, हम ये बात कर रहे थे कि कैसी इन कंपनियों की वर्किंग बदली है। क्या वो अभी भी फैक्ट स्टैंड आउट करेगा या फिर ये बिकवाली के सैलाब में यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा आया तो पहले वो निकल रहा है? दोनों चीज़ें हर्षदा। देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको,
अगर तो बुल मार्केट इंटैक्ट है, और मेरा मानना है कि हाँ है, तो जो बुल मार्केट का लीडर होता है वो 6 महीने में नहीं चेंज होता। पीएसयूज इस बुल मार्केट के लीडर हैं, वो रहेंगे। एक जो यतिन ने, जो सुमित ने जो लिस्ट निकाली थी ना, उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे पीएसयूज ना जहाँ फ्री फ्लोट बहुत कम है जी। और जैसे जहाँ फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंकों की हम बात करते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल आईओबी, जिसका मार्केट कैप बहुत अच्छे पीएसयू बैंकों से भी ऊपर पहुंच गया क्योंकि वहाँ फ्लोट ही नहीं है, वैसे स्टॉक से आपको बच के रहना है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अब रिकमेंडेशन नहीं है ये, लेकिन आप एग्जांपल ले रहे हैं फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, ठीक है। अब आप एनटीपीसी की डिविडेंड यील्ड देखिए, ठीक है, आप एनटीपीसी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए और आप एनटीपीसी की वैल्यूएशन देखिए। ये ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें आप, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक चले बहुत ज़्यादा हैं तो इसके लिए बहुत जल्दी बहुत तेज़ गिर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 12 महीने का चार्ट देखते हैं इसका, एनटीपीसी का, बहुत चला है, ठीक है, गिर गया थोड़ा सा एनटीपीसी, कोई दिक्कत नहीं। 12 महीने का चार्ट देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये, अगर आपने 12 महीने पहले लिया ना, आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा कि आज ये गिरा है, ठीक है। फर्क आपको पड़ रहा है अगर आपने पिछले महीने ये ऑल टाइम हाई पे ले लिया, तब आपको फर्क पड़ रहा है। तो इसमें तरीका यही है कि अगर आपने 100 रुपये से लिया हुआ एनटीपीसी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उल्टा इनफैक्ट अब एवरेजिंग करिए, फिर तब आपकी एवरेज भले ऊपर हो जाएगी लेकिन तब आप एवरेजिंग करिए। लेकिन अगर आपने 350 पे लिया हुआ है तो आप वेट करिए, इसका आपका प्राइस आएगा तब आपको निकलने का मौका मिलेगा। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर शॉर्ट साइड पे पैसा बना सकते हो तो गुड फॉर यू। तो हर तरीके की अप्रोच होती है इसमें। पीएसयूज में अच्छी कंपनियां हैं जो फंडामेंटली चली हैं, और कुछ पीएसयूज सिर्फ इसलिए चली क्योंकि वो पीएसयूज हैं। जी हाँ, ठीक है ना, वो डिस्टिंक्शन और डिफ्रेंसिएशन करना आना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फॉर एग्जांपल सिर्फ इसलिए नहीं चला कि वो पीएसयू था, वो इसलिए चला क्योंकि इसने वाकई में कुछ नंबर्स वगैरह उस हिसाब से दिखाए हैं इसके लिए। तो आपको थोड़ा सा क्लासिफाई करना पड़ेगा अलग अलग स्टॉक्स को कि वो किस कैटेगरी में, और उसके हिसाब से फिर बेसिकली अब बॉटम लाइन ये आ गई है कि ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप उठे मुंह धोए और स्क्रीन के सामने बैठ गए। आपको अब डबल होमवर्क करने की जरूरत है जब आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, वैसे ही होना चाहिए, बट इन द रीसेंट पास मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग कर रहे थे। प्रॉब्लम तो वही हो गई ना, क्योंकि जिसको आप छू रहे थे वो सोना बन रहा था। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम तो वही हो गई ना, लोगों को ऐसा लग रहा था। अच्छा, और ये ना ह्यूमन साइकी भी है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम भी जो हमने बात बोली जो सही होगी उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं ना। कई ऐसी चीज़ें भी रही होंगी जो नहीं हुई उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल अब मैं HDFC बैंक पर मैंने एक व्यू लिया था, वो एकदम गलत पड़ा था, तो मतलब उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना, हम कई बार सिर्फ दूसरे को ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार ये मैं, मतलब मेरा स्टॉक तो ठीक था लेकिन किसी और ने आके गिरा दिया, तो उसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, स्टॉक सारे गिरते हैं। क्या यूएस में एप्पल का या एनवीडिया का या फेसबुक का स्टॉक नहीं गिरता? गिरता है ना, वहाँ भी। गूगल का स्टॉक नहीं गिरता है क्या? माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक नहीं गिरता है क्या? सारे स्टॉक गिरते हैं। स्टॉक मार्केट का काम ही ऐसा है कि बीच बीच में ना गिरना ज़रूरी है। जब तक गिरे ना स्टॉक मार्केट, तब तक अगली रैली के लिए वो तैयार नहीं होता। ये आपको अगली रैली के लिए तैयार कर रहा है, ये जो फॉल है, लेकिन प्रोवाइडेड आप उससे लेसन लें और अगली रैली में फिर वो गलतियाँ ना करें जो इस रैली में आपने करी होंगी। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, बुल मार्केट में अपनी मिस्टेक्स बेचें और बेयर मार्केट में अपनी रिग्रेट खरीदें। तो अब ये वाली जो मार्केट है, अभी तो बेयर मार्केट नहीं है, फॉल है, डिक्लाइन है, इसमें जो आपकी रिग्रेट रह गई थी पिछली बुल मार्केट की, उनको आइडेंटिफाई करके रखें, उनको लेने का मौका मिलेगा। और अगली बुल मार्केट में जो इस बुल मार्केट में आपने गलतियां की हैं, उनसे निकलने की कोशिश करें। इस बीच मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो फ्रेश लो पर इस समय ट्रेड करता हुआ, तो 45,931 के लेवल्स आ चुके हैं स्क्रीन पर। 2156 अंकों की गिरावट वीरू मिड कैप इंडेक्स में इस समय देखने को मिली है, 46,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ। हर्षिता, मैं और अनुज जब बात कर रहे थे, एक समय बात थी कि पहली बार मिड कैप इंडेक्स ने नवंबर 2023 के बाद 50 डे में तोड़ा है, और लास्ट टाइम जब ये टूटा था तो महज एक सेशन में 100 डे में आ गया था, और इसने आज एक सेशन भी पूरा नहीं लिया, इसने आज आधे सेशन में काम कर दिया। तो ऑलमोस्ट 50 डे में तोड़ने के बाद एट 45,899, मेरे ख्याल से मैं और जो सुबह बात कर रहे थे उस वक्त लेवल था 47,400, और वो एग्जैक्टली कभी कभी टेक्निकल से बहुत ज़्यादा बिलीव हुई होता है, हालांकि ये बात अब टेक्निकल से परे है, बट इन सिंगल सेशन उस दिन भी इसने, तारीख थी 25 अक्टूबर को अप्रोच किया था, और आज भी। मेनवाइल कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पे अभी आप लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स पे मंत्रणा करी, बातचीत करी, लेकिन रिस्क जो बढ़ रहा है और वहां पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉसेस या फिर आपका एग्जिट लेवल तय होना चाहिए, उसमें एक बार लेके आइए आप कोल इंडिया। पीएसयूज पे रहता हूँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे।
मानस, आपकी राय क्या होगी? कोल इंडिया में एक रीजनेबल जो आई थिंक बेस था वो था 428, रीजनेबल बेस था 420, वो टूट चुका है। एक एग्जिट रूल क्या कह रहा है इस वक्त कोल इंडिया पर? तो देखिए, एक क्लियर कट एग्जिट मिला है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था 427 के आसपास, जो मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले 3 हफ्ते तक लगातार वहीं पर लो बने हैं। अब क्योंकि उसके नीचे फिसल गया है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 385 है, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन रह गई है तो केवल एक छोटे से उछाल का इंतजार करिए। 420 के आसपास यहाँ पर निकलना ही चाहिए, लेकिन नीचे की तरफ 385 रुपए तक के भाव आपको कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल कोल इंडिया 385 तक फिसलने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आपको हर कोई स्टॉक पीएसयू साइड पर थोड़ा सा अब टर्न हो रहा है, तो सावधान रहना है, बिकवाली देखने को मिल सकती है। अच्छा, आगे के ट्रिगर्स की बात करेंगे। फुट्सी और भारत 22 का जो इंडेक्स है उसमें दरअसल अब कुछ नए बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। 15 मार्च यानी कि परसों से बदलाव लागू होंगे। संभावित बदलावों के बारे में विवेक अय्यर के पास चलते हैं, जो आपको कुछ और हाईलाइट बताएंगे। विवेक, बताइए। फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में 15 मार्च फुट्सी एंड भारत 22 ये दोनों जो इंडेक्स है इसमें रीबैलेंसिंग होगा। और ये हम क्यों ट्रैक करते हैं? ये जो इंडेक्स में चेंजेस होते हैं, ये इंडेक्स के चेंजेस जो पैसिव ETF फंड्स है उनको इम्प्लीमेंट करने होंगे फ्राइडे 15 के दिन। एक चीज़ याद रखिए, फुट्सी के जो चेंजेस है ये 1 महीने पहले ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, तो संभव है कि कई सारे चेंजेस ऑलरेडी इन द प्राइस है। बट डिस्पाइट दैट एक चीज़ ज़रूर होगा, $1.85 बिलियन का नेट इन्फ्लो इवेंट है, तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है फॉर श्योर। अब हम देखेंगे स्टॉक्स। 16 स्टॉक्स आ रहे हैं इन फुट्सी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स, जो मेन इंडेक्स है जो हम ट्रैक करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लोज भी होते हैं और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इम्पैक्ट भी होता है। तो सबसे पहले स्टॉक हम देखेंगे सुंदरम फाइनेंस। $160 मिलियन का इन्फ्लो होगा एंड ये वॉल्यूम भी, जनरली स्टॉक का वॉल्यूम इतना हाई नहीं है, तो ये काफ़ी इंपैक्टफुल इन्फ्लो है। नेक्स्ट स्टॉक सुज़लॉन एनर्जी, स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, जिसकी वजह से वो इंक्लूड हो चुका है। नेक्स्ट सेट ऑफ स्टॉक्स जो है इसमें $30 से $60 मिलियन का इन्फ्लो आएगा। फिनिक्स मिल्स, KPIT टेक, जिंदल स्टेनलेस, प्रेस्टीज एस्टेट्स, थर्मैक्स एंड SJVN। नेक्स्ट सेट ऑफ स्टॉक्स है थोड़े कम है बट ये भी इम्पैक्टफुल है। मेट्रो ब्रांड, NLC इंडिया, पूनावाला फिनकॉर्प, फैक्ट जो फर्टिलाइजर एंड केमिकल, कल्याण ज्वेलर्स, मजगांव डॉक, RVNL एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये सब में भी $10 से $30 मिलियन के बीच में इन्फ्लो होंगे। अभी सबसे मेन स्टॉक जो होगा फुट्सी में ट्रैक करने के लिए वो होगा HDFC बैंक में। आपको याद होगा पहले भी हमने आपको बताया था, HDFC एंड HDFC बैंक का मर्जर के बाद MSCI ने 1 शॉट में जो वेट चेंज था वो इम्प्लीमेंट कर दिया था। बट फुट्सी ने बोला था कि हम इसको 3 ट्रांच में करेंगे या 3 पोर्शन में करेंगे, और मार्च 15 को जो है सबसे आखिरी पोर्शन आएगा। $450 मिलियन का इन्फ्लो दिखेगा, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन में HDFC बैंक सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो फ्राइडे को प्ले आउट होगा। इसके साथ तो दूसरा इंडेक्स जो देख रहे हैं भारत 22, इसमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट फिर भी थोड़े चेंजेस होंगे। ITC, एक्सिस बैंक, SBI, ये तीनों स्टॉक में इन्फ्लो आएंगे, और आउटफ्लो जो होंगे वो होगा BHEL, NTPC एंड पावर ग्रिड। तो थोड़ा सा रिस्पाइट जरूर होगा मार्केट को कम फ्राइडे। रिस्पाइट, अभी तो खैर कोई रिस्पाइट नहीं है मार्केट को, और अभी तो एक ही रिस्पाइट है कि 3:30 कब बजेंगे, क्योंकि 21,924 पर अब इस समय निफ्टी। फिर वो 50 डेमा तैयार रखना जो आप बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा दूर बचे नहीं है उससे। 21,923 तो ऑलरेडी आ गया है। बाय द वे 2-3 स्टॉक्स की बात करना चाह रहा था मैं। एक बार आप जरा लेकर आइए रेलटेल, 20% का सर्किट रेलटेल में। अब क्या हुआ वो उन सब चीज़ों का जो लोग बोलते थे कि नहीं किसी भी रेट पे ले लो, PSU रेलवे स्टॉक्स कभी भी ले लो, आपका पैसा बनेगा। 3 दिन में रेलटेल में 31% निकल गया आज तक। ये तो 1 महीने का आपको चार्ट दिखा रहे हैं वैसे, बट फ्रॉम हाइज जिस तरीके से ये गिरा, ये देखिए ये चार्ट है, ये चार्ट देखने वाला है 7 डेज रखिए इनका, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर प्रेजेंट करेगा। 30% निकल गया। 30% कमाने में ना मेहनत लगती है, और 3-4 दिन ट्रेडिंग लगे रेलटेल से निकलने को। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे स्वान एनर्जी की। स्वान एनर्जी क्या है? स्वान एनर्जी, स्वान एनर्जी का प्राइस देखिए अब आप, आज 20%, और स्वान एनर्जी का भी ऐसे ही 1 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए, ये देखिए 40% निकल गया। 40% किसे बोलते हैं 40%? मतलब 100 वाला 60 हो गया टेक्निकली 40। और
अगर कोई स्टॉक 40% गिरता है तो मतलब वापस उसे उस लेवल पे आने के लिए 60-66% की रैली चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके के मूव्स मतलब राइट्स एक और स्टॉक है जो मतलब ये तो मैं हाई वॉल्यूम वाले शेयर्स देख रहा हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं कोई अपनी मर्जी से स्टॉक उठा के देख रहा हूँ। ऐसे सिंपल एक शॉर्ट किया था स्टॉक जो अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरे हैं उनमें। राइट्स देखिए आप, राइट्स भी इस तरीके से गिर रहा है, तो बहुत तगड़ी फॉल है इनफैक्ट इंडिविजुअल मिड कैप में। एसजेवीएन लेकर आइए आप। एसजेवीएन भी 40% मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में करेक्ट हो चुका है। ये आज का चार्ट है एसजेवीएन का 11% और ये 7 दिन का है। हालांकि एसजेवीएन ने पहले ही गिरना शुरू कर दिया था इसकी वजह से। रेलटेल की तो खैर बात कर ली हमने। जीएमडीसी देखिए एक बार जरा, वो ग्रीन क्या था, ग्रीन अर्थ वगैरह वो जिस चीज़ की बात हो रही थी इस पर। ये वाला स्टॉक देखिए आप, जो नए मिनरल्स एक्सप्लोर करने में जा रहे थे। हाँ, देखिए क्या गिरा है। टेक्स मैको रेल देख लीजिए, पता नहीं मेरा लिस्ट तो वो लिस्ट मेरे ख्याल में एक नेवर एंडिंग लिस्ट होगी। अनुज, मेरे पास भी एक लोगों ने एक लिस्ट भेजी कि 3 महीने पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं, और औसतन सभी स्टॉक्स में 35 से 40% तक की गिरावट देखने को मिली है। एंड 80% स्टॉक्स वो हॉट फेवरेट थे जो अच्छे खासे भागे। अच्छा, इस बीच एक ट्रेड पर अपडेट है। राजेश सातपुते का 2400 कॉल का पुट, 2400 वाला पुट एसीसी वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि इन्होंने 60 पर सजेस्ट किया था, रिमेंबर। अब 95-60 पर आ गया है, 5 रुपए दूर ये अपने टारगेट से जो 100 का था, 100 के ऊपर का। राजेश जी बताइए, ये कैरी करना है या फिर आप प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे इसमें? हर्षद जी, बुक इट। मुझे लगता है दिस इज अ टाइम टू एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसीसी का जो टारगेट था वो था करीबन 2350 2370 फ्यूचर में, तो वो टारगेट हिट हुआ, तो ये सपोर्ट जोन के आसपास है। आई थिंक यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे बांध लें। अच्छा, इस मार्केट में भी एक स्टॉक है जो कुछ थोड़ा सा टिका हुआ है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इवन आई थिंक 3-4 दिन पहले, उस दिन में हम बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे थे तो उसमें समहाउ टिका हुआ था ये स्टॉक। आज भी कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, इनफैक्ट अब एफएनओ में सिर्फ 4 स्टॉक ग्रीन में रह गए हैं। आईटीसी, एबट, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एयू, 5 ये रह गए हैं सिर्फ ग्रीन में। अच्छा, मीनवाइल वोडाफोन आइडिया में एक बार के लिए टेम्प्रेरी फ्रीज लगा था। नैल्को जो बैन में गया था वहाँ पर एक बार के लिए टेम्प्रेरी फ्रीज लगा था। हिंदुस्तान कॉपर, सेल। एक बार मेटल्स इंडेक्स दिखाएंगे जरा मुझे क्या हो रहा है मेटल्स इंडेक्स में? एक बार मेटल्स इंडेक्स देख लेते हैं, क्योंकि मेटल्स ने एकदम पिघलना शुरू कर दिया लिटरली। यहाँ पर 6.5% इंडेक्स इस समय नीचे। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। और आज थोड़ी दिक्कत आएगी शायद मिड कैप फंडा में, क्योंकि बाकी तो फिर भी सेल कॉल देके थोड़ा सा इस मार्केट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। सस्ता ऑप्शन मानस से लेंगे अब हम। उसके बाद राजेश सतपुते एफएनओ सुपरस्टार लेकर आएंगे। अमित सेठ से लेंगे चार्ट का चमत्कार और गुरांग शाह से लेंगे मिड कैप फंडा। तो मानस बताइए क्या रहेगा आपका सस्ता ऑप्शन? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एक पुट ऑप्शन खरीदना है बिरला सॉफ्ट का। बिरला सॉफ्ट के पैटर्न देखिए तो वहां पर आपको नेगेटिव पैटर्न दिखेगा, एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो बिरला सॉफ्ट के 720 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 45 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। डिस्क्लेमर ये है कि ये हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया हुआ है। तो ये स्टॉक बिरला सॉफ्ट वाला जो मानस बता रहे हैं 45 तक के जा सकता है। ये पुट का भाव 720 का आप लेते हैं, पुट 2255 के आसपास कर रहा है ट्रेड। ये है मानस की तरफ से ट्रेड। राजेश जी, एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी, सेल का ही कॉल होगा यहाँ पे। देखिए, हीरो मोटर के पे मेरी नज़र है। मुझे लगता है आज ये इसने अपना कंसोलिडेशन जो था 4600 के ऊपर, इसको तोड़ा है। थोड़ा स्टॉप लॉस डीप भी होगा क्योंकि लोअर लेवल पे हम लोग सेल कर रहे हैं। तो देखिए, हीरो मोटर इज अ सेल। आपका स्टॉप लॉस होगा 4560 का। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो टारगेट दिख रहा है वो रहेगा करीबन 4380 इनिशियली। अगर वो भी टूटता है तो फिर 4300 तक की जगह। तो मुझे लगता है ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आज पहली बार इसने ब्रेकडाउन दिया है। ओके, हीरो मोटर कॉप ये है राजेश जी का ट्रेड। और चलते हैं अमित जी के पास। अब इनको चार्ट पे चमत्कार करना है। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेन जी, मेरा इसमें शॉर्ट ट्रेड रहेगा ओबराय रियल्टी पे। ओबराय रियल्टी का स्ट्रक्चर वैसे भी वीक था। स्टॉक वाज कंसोलिडेटिंग इन अ साइडवेज रेंज और अब नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेकडाउन देख रहे हैं। इसने अपना क्रूशियल 100-डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया और बोलिंजर बैंड्स में देखें तो ऑन द लोअर साइड बैंड्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पे, विच सजेस्ट कि एक डाउनवर्ड मूव यहाँ पे आ सकता है। लगभग 1293 का इसका प्राइस है।
इसे शॉर्ट करें। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1310 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1250 रुपए के। ओके, चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए गौरांग के पास चलते हैं। गौरांग जी, आप तो सेल कॉल नहीं दे पाएंगे, तो बताइए क्या पिक करें इस मार्केट में? नहीं अनुज भाई, मैं सेल कॉल देना भी नहीं चाहूंगा। जैसे मैंने बताया और आपसे सहमति रखते हुए कि ऐसे बाजार में खरीदारी का मौका मिलना चाहिए। मिड कैप मझौली आईटी क्षेत्र की कंपनी है साइंस लिमिटेड। नतीजों के पश्चात हमने न तो सिर्फ हमारी खरीदारी की जो राय है वो बरकरार रखी है, लेकिन जो लक्ष्यांक है अनुज भाई साइंस लिमिटेड को, उसको हमने ऊपर की तरफ साधा है। 2450 के लक्ष्यांक है साइंस लिमिटेड। तो साइंस में एक ट्रेड तेजी का बन रहा है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से गौरांग कह रहे हैं कि पोजीशन आप लेकर चले। फटाफट से मैं रिकैप कर देती हूँ सारे ट्रेड। शुरुआत इनफैक्ट मिड कैप आईटी के साथ ही हुई, लेकिन वो शॉर्ट साइड का ट्रेड था। 720 का पुट बिरला सॉफ्ट वाला जो 2255 पर मानस ने मेंशन किया और टारगेट उन्होंने कहा है 45 का रहेगा। स्टॉक आ चुका है इस समय, ये पुट करीब 30 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब हीरो मोटोकॉर्प में सेल साइड का ट्रेड राजेश जी ने मेंशन किया, 4380 का टारगेट यहाँ है। ओबरॉय रॉयल्टी पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड अमित सेठ सजेस्ट कर रहे हैं, 1250 के आसपास का टारगेट, 1310 का स्टॉप लॉस है। और साइंट है जो इस समय गौरांग को पसंद है तेज़ी की तरफ, ये एक अपॉर्चुनिटी आप लेकर चलें। ये फिलहाल वो स्टॉक्स इस समय जो सबसे ज़्यादा जमे हैं। अच्छा, इन सब बिकवाली वाले ट्रेड्स के बीच मेरी नज़र बार बार जा रही है आईटीसी पर, क्योंकि आईटीसी भी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का होना शुरू हुआ था, लेकिन घूम फिर के हम फिर से डे हाई पर ही पहुंच रहे हैं। जो 438 का हाई इसने जो छुआ, अब इस समय 425 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये आज इनफैक्ट 2 दिन पहले जब यतिन ने डीलिंग रूम में मेंशन किया था कि वो सौदा होगा, तब से ही लक्षण दिखने लगे थे कि ये स्टॉक ऑफ द मोमेंट रहेगा जब भी वो बीएटी अपना हिस्सा बेचेगा। गौरांग, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। अब ये लिक्विडिटी और बढ़ेगी, उसका ओवरहैंग तो चला गया। आज जिसने खरीदा उसने खरीदा, क्या आगे भी मौके मिलेंगे स्टॉक में पोजीशन लेने के इस गिरते बाजार में? क्या आप आईटीसी की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे? बिल्कुल बढ़ाना चाहेंगे अर्षिता, और यही बात को लेकर के हमने कल भी टिप्पणी की थी और पिछले हफ्ते भी टिप्पणी की थी कि ठीक है, टोटल कारोबार जिस तरीके से विभाजन हुआ बाजार को पसंद नहीं आया। ब्रिटिश अमेरिकन टबैको पिछले हफ्ते से ही खबरें चल रही थी कि अपने हिस्सेदारी बेचेंगे। इसको लेकर के 400 के आसपास मेरे ख्याल से ये स्टॉक पहुंच गया था। बाजार में बातें थी 390 और 400 के बीच में ये सौदा होगा बड़ा। 400 के आसपास मेरे ख्याल से ये सौदा हुआ आज सुबह, और निर्णायक तरीके से रुझान 465 से 475 के लक्ष्यांक अर्शदा आईटीसी पर आज के तारीख में भी हमें लग रहे हैं आएंगे। और मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर चौथे तिमाही के नतीजे जो कि 15 अप्रैल के आसपास आना शुरू हो जाएंगे, रुझान एफएमसीजी सेक्टर का थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से उस खपत को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह तीसरी तिमाही में लगे थे वो अब लगने की संभावना कम है। बिल्कुल, आज सुबह सुबह इनफैक्ट हमने आज शो की शुरुआत इसी से की थी अभी तक, क्योंकि आज एक क्लियर कट व्यू था कि आज आईटीसी अच्छा मूव दिखाएगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें भी अगर आज आपने डे ट्रेडिंग किया तो पैसा नहीं बना है जी हाँ। लेकिन हाँ, इसमें बॉटम बन गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि शायद 400 रुपये पर जहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड थी और मतलब डबल सब्सक्राइब हो गई थी वो बुक, वहाँ पैसा बनाया। मीनवाइल मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए एक बार ज़रा, और बीरो अगर एक बार मुझे चेक करके बताएंगे कि अब मिड कैप इंडेक्स में नेक्स्ट लेवल क्या है इन टर्म्स ऑफ मूविंग एवरेजेस, तो एक बार प्लीज़ चेक करके बताइएगा, क्योंकि आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं अब हम मिड कैप इंडेक्स में, और काफ़ी स्टॉक्स में इस समय एक डिक्लाइन आ रही है। 100 हो गया, हाँ 100 हो गया ना, हाँ वो 50 तो था ही और अब 100 भी हो गया। आज डॉट 100 हो गया, मतलब 26 अक्टूबर के बाद आज 100 हो गया, और एक ही सेशन में 50-100 दोनों। अब आप समझ लीजिए वही एक ही सेशन में आप सेलिंग का मैग्नीट्यूड देखिए, 50 और 100 दोनों। अच्छा, आप देखिए, मैं आपको अगेन 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, 2-3 और स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल अब जैसे जीएमआर एयरपोर्ट है, ठीक है ना, अब जीएमआर एयरपोर्ट पर तो अब लोग कहेंगे कि मैं भी काफ़ी पॉजिटिव था, बिल्कुल था, लेकिन अब मार्केट है, ये मार्केट में जब स्टॉक्स गिरते हैं तो ये थोड़ा ना पूछते हैं कि ये आपका फेवरेट था या नहीं था, वो तो सारे स्टॉक्स गिरते हैं। ये भी गिर रहा है, अब बिल्कुल गिर रहा है, 100% गिर रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस लेकर आइए, अदानी एंटरप्राइजेस देखिए क्या गिरा, महानगर गैस देखिए, बीएचईएल देखिए आप किस तरीके से गिर रहा है, आरईसी पीएफसी देखिए किस तरीके से गिर रहा है। ये ना जब लीडिंग स्टॉक्स गिरना शुरू होते हैं ना, जैसे आज मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी आज कि आज भारतीय पे सेल आया और टाटा मोटर्स पे सेल आया। जब भारतीय और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स पे सेल आने लगे ना, मतलब आप बॉटम के काफ़ी करीब हैं,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदा है ना, वो भी कह रहा है छोड़ो यार अब इस मार्केट को, बस निकलो यहाँ से। यहाँ पैसा बना ना, ये लेके चलो, कल को ये भी ना गिरना शुरू हो जाए। तो इसके लिए टाटा मोटर्स से भी मैं पैसा ले लेता हूँ अपना, मैं अपना पैसा भारती से भी ले लेता हूँ। जब ये इस तरीके के स्टॉक्स गिरने लगे ना, तब मतलब आप काफ़ी करीब हैं बॉटम के। मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में ना बॉटम लगेगा निफ्टी में। ये वन वे नहीं चलने वाला है। सेकेंड राउंड ऑफ फॉल आना है तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है समवे बिटवीन आज के आखिरी के आधे घंटे में या हज तक कल के सेशन में एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी में बॉटम लगेगा। अब वो 21,800 पे रुके, 21,900 पे रुके या 22 मतलब 21,850 पे, वो कंजेक्चर का मामला है मतलब। लेकिन हम करीब हैं काफ़ी वो फ्लशिंग आउट प्रोसेस के, एटलीस्ट एक लेग ऑफ फ्लशिंग आउट प्रोसेस के कंप्लीट होने के हम काफ़ी करीब हैं। इस लेवल पर मुझे लगता है कि फ्रेश शॉट भी ना इनिशिएट करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, इस लेवल पे फ्रेश शॉट भी ना इनिशिएट करें आप। तो ये थोड़ा सा मार्केट आपको फिर सिग्नल दे ही देगा और होपफुली यहाँ से आगे हम उस बिक्वाली के बॉटम की तरफ जाएंगे। चंदन तापड़े इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। चंदन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या कर रहे हैं आज? डीलिंग रूम में डील हो रही है या चिल कर रहे हैं आप लोग इस गिरते बाजार में? जी देखिए, गिरते बाजार में थोड़े से प्रोटेक्टिव पुट्स की तरफ जा रहे हैं, थोड़े बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक्स वाइज पोजीशन यहाँ पे स्टक हुई है, बट ओवरऑल ऐसा मानना है कि थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो बंधन बैंक पे बिकवाली की सलाह रहेगी, 185 के स्टॉप लॉस से बेचे, नीचे में 173 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, बंधन बैंक में बेचे हैं, ये इस समय की कॉल। अब चलते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। मार्केट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ गए हैं। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। अभी पिछले हफ्ते ही बात हो रही थी नीलेश भाई से और वो बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रहे थे मिड कैप, मिनी कैप, माइक्रो कैप और ख़ासतौर से SME के लिए। क्या आपको अंदाज़ा था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी करेक्शन आ जाएगी ब्रॉडर मार्केट में? देखिए अनुज, कोई भी शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जरूर ये लग रहा था कि वैल्यूएशन जिस हिसाब से बढ़ चुके थे तो रिस्क बहुत ज्यादा दिख रहा था SME से स्टार्ट करके। जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे तो वैल्यूएशन का एक्सपेंसिवनेस उतना कम होता है। लार्ज कैप में इतना वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप में जरूर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। एक वीक पहले जब मार्केट का करेक्शन चालू नहीं हुआ था, तब स्मॉल कैप्स अपने हिस्टोरिकल एवरेज से करीब करीब 45% प्रीमियम पे चल रहे थे। तो क्लियरली जहाँ पे वैल्यूएशन का रिस्क था, वहीं पे कुछ भी रीजन के लिए जब मार्केट में करेक्शन आता है तो वहाँ पे ज्यादा बिकवाली होती है और वही देखने को मिल रहा है। ओके, अच्छा, ये हर्षा, काफ़ी चर्चा हो रही है कि क्या कुछ स्ट्रेस टेस्ट होगा म्यूचुअल फंड्स का, क्या इस समय सिचुएशन है, इस पर कोई व्यू है क्या आपका? अनुज, उसमें कोई नई स्ट्रेसेस के वजह से कोई नई चेंजेस नहीं होंगे पोर्टफोलियो में। काफी कुछ जो नंबर जो आपको डिस्क्लोजर्स में दिखाई देंगे आगे जाके, वो सारे चीज अपने फैक्ट शीट्स में ऑलरेडी दिखाई दे रहे थे। तो एसेट साइड में, यानी कि पोर्टफोलियो के लेते हुए कौन से मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितने कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स है या नहीं है, पोर्टफोलियो बीटा क्या है, पोर्टफोलियो का बाकी जितने भी पैरामीटर्स आपको देखने हैं वो सब ऑलरेडी फैक्ट शीट में जरूर दिखाई दे रहे थे। लेकिन हर एक फंड हाउस के फैक्ट शीट में आपको जाके ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात है कि जो लायबिलिटी साइड में, यानी कि आपके इन्वेस्टर्स कितने कॉन्सेंट्रेटेड है, वो जरूर हम इंटरनली हम देखते रहे हैं, लेकिन शायद वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा नहीं था, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यानी कि बोथ एसेट्स और लायबिलिटी साइड में जो भी रिस्क महसूस हो सकता है, उसके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो पब्लिक के सामने मिलेगा और सब एक जगह पे एमपी के वेबसाइट पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिलेगा। तो यही एक चीज है, लेकिन इसके वजह से कोई नया पोर्टफोलियो में कोई बदलाव आएगा या कुछ होगा, वो चीज सही नहीं है, वो कुछ नहीं होने वाला। हर्षा, आज दरअसल डर यही है कि मार्केट में शायद कुछ फंड्स की तरफ से वो सेल स्ट्रेस टेस्ट से पहले कुछ क्लीन आउट प्रोसेस शुरू हो गया है। क्या कुछ लिक्विडेशन शुरू हो रहा है क्या मिड और स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज में? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फरवरी एंड का जो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स थे वो ऑलरेडी हमारे तरफ से एमपी में चला जा चुका है और कुछ ही दिन में आपको वहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल भी रहेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो डिस्क्लोजर आ रहे हैं और
ये भी नहीं है कि एक बार का डिस्क्लोजर है, ये तो कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रहेगा यहाँ से आगे चलते हुए। तो इसलिए कोई ऐसा उसके वजह से कोई नीजक रिएक्शन हुआ है वो नहीं मानता। हर्षा जी, ये 2 दिन के 3 दिन के सीवियर प्राइस डैमेज में, मैं 2 दिन 3 दिन का शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीएसयूज में अभी अभी अनवाइंडिंग शुरू हुई है। लार्ज कैप पीएसयूज, मिड कैप पीएसयूज और ओएमसीज में आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस पीएसयूज की अनवाइंडिंग को, प्रेशर को और पेन को, और एक अगले 1-1.5 महीने में अगर ये गिरावट जारी रहती है तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, स्पेशली पीएसयूज को, जहां पे हमने एक वर्टिकल राइज देखा था बिटवीन नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में? देखिए, सबसे पहले अगर हमारे इकोनॉमी को देखते हैं या कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स को देखते हैं, अभी भी ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है। तो इसलिए जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए कोई चिंता की विषय नहीं। लेकिन जरूर ये है कि काफी क्षेत्र में वैल्यूएशन महंगे हो चुके हैं। जैसे हमने स्मॉल कैप की बात की, इसी तरफ मिड कैप्स भी, भले वो स्मॉल कैप जितने चले नहीं है लेकिन वहां पे भी वैल्यूएशन जरूर महंगे हैं। और उसके अलावा काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पिछले 1-2 क्वार्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आया हुआ है, जहाँ पे वैल्यूएशंस भी थोड़े बहुत महंगे हुए हैं। जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, जैसे कि आपके डिफेंस, रेलवेज, काफी सारे पीएसयू बास्केट की कंपनीज जो है। तो जरूर जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, जहां जहां पे भी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग या नर्वसनेस की वजह से बिकवाली होती है। तो वही हमें देखने मिल रहा है इस समय पे भी। लेकिन जैसे आपने बोला कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा और आगे जाके क्या करना चाहिए, तो हमें लगता है कि अगर यही बिकवाली चालू रहेगी तो कहीं ना कहीं जाके वैल्यूएशन एक तरफ से एडजस्ट हो जाएंगे। तो वहां पे फिर से मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उनके लिए एक अच्छा मौका बनेगा, फिर से देखने वाली बात रहेगी। ओके, तो हर्षा, अभी आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से एसआईपी का पैसा आ रहा है, लोगों को एक आदत लग गई है, और खासतौर से ये वाला पैसा जिसने शायद करेक्शन देखी ही नहीं है, कोविड के बाद नया पैसा जो स्टॉक मार्केट में आया है, और उनके लिए शायद 20 से 25% रिटर्न मतलब अंडर परफॉर्मेंस। तो ऐसे में उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, हम तो हर महीने जब भी हम आउटलुक प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे क्लियरली बोलते आ रहे हैं कि वैल्यूएशन को अगर आप नज़र पे रखते हैं तो लार्ज कैप में कोई बहुत बड़ा वैल्यूएशन रिस्क नहीं है, लेकिन ज़रूर वो स्मॉल कैप्स में और थोड़ा बहुत मिड कैप्स में भी है। तो इसीलिए हमने जब भी इक्विटी के ऊपर एक तरफ से सजेशन दिया रिसेंट टाइम्स में, तो हमने यही बोला है कि इक्विटी में कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो एकदम स्मॉल कैप की ओर टिल्टेड है तो वहाँ पे ज़रूर आपको उसको मॉडरेट करना चाहिए और थोड़ा बहुत लार्ज कैप टिल्ट रखना चाहिए अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में। और ये भी बात हम कह रहे हैं जो आपने भी बोला कि अगर आप यूज टू हो गए कि 30-35% का रिटर्न्स आने ही वाला है और एक तरफा आने वाला है, तो वो शायद नहीं आएगा। तो एक्सपेक्टेशंस को भी आगे जाके मॉडरेट करना चाहिए और थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी के लिए भी ज़रूर रेडी रहना चाहिए। तो हर्षा, फिर इस तरह के एनवायरनमेंट में जहां पर एक मेजर शेकआउट हो रहा है स्मॉल और मिड कैप में, ऑफ कोर्स जैसे आपने भी मेंशन किया, दे रन वे अहेड ऑफ देमसेल्व्स, वैल्यूएशन करेक्शन देखने को मिलेगा, और अब ब्रॉडर मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो जहां पर लोगों का पैसा बना है वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी दिग्गजों में। आप लोग अपने आप को कैसे रीअलाइन करेंगे? आपके फंड्स क्या अब दिग्गजों में पैसा पार्क ज्यादा करेंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको मौका मिलता है उन छोटे फंड्स में भी इधर पैसा लगाने का, और जो नया लगातार एसआईपी आ रहा है उसका कितना हिस्सा फिर कैश में रखेंगे? इज दैट वायबल वे कि जब तक ये मार्केट और नहीं करेक्ट करता शायद म्यूचुअल फंड्स भी थोड़ा सा अपनी कैश पोजीशंस को होल्ड करना चाहेंगे? देखिए, हम कोटक म्यूचुअल फंड में एक्टिव कैश कॉल नहीं लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप पोर्टफोलियोज को देखते हैं तो एक मिनिमम लेवल का कैश ही रहता है हमारे पोर्टफोलियोज में। लेकिन ये भी बात जरूर है, बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आज के दिन में कोई भी इनफ्लो आया तो आज ही हम जाके उसको इन्वेस्ट कर देंगे। मार्केट के कंडीशंस, ओवरऑल वैल्यूएशंस और कौन से रिलेटिव अपॉर्चुनिटीज बेटर लगते हैं, ये सब देखते हुए हम थोड़ा ग्रेजुअल हिसाब से उसको इन्वेस्ट करते हैं। ये पहले भी हम करते थे और आज के दिन में भी वही करेंगे। ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे करेक्शन हो रहा है इसलिए हम ग्रेजुअली इन्वेस्ट करेंगे।
हम हर बार यही इन्वेस्टमेंट अप्रोच यूज करते हैं और वही हम आगे भी जाके करेंगे। और एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप की जहाँ पे भी मैंडेट्स अलाउ करते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत लार्ज कैप्स बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी हम बढ़ा चुके हैं और थोड़ा बहुत तो वहाँ पे निवेश करने का भी हम सोच सकते हैं। जरूर वहाँ पे वैल्यूएशन का एक तरफ से इतना बड़ा महंगा वैल्यूएशन नहीं दिख रहा है। हर्षद जी, लास्ट CY22 के एंड से ही जिन लोगों ने एक मल्टी एसेट अप्रोच रखी है, चाहे वो इक्विटी, डेट में और प्रीशियस मेटल्स में, गोल्ड में, बुलियंस में अपने आप को वेल प्लेस्ड रखा है, पैसा कमाया उन्होंने, अच्छा पैसा बनाया है। रिस्क भी अगर आप देखिए उनका काफ़ी हद तक स्प्रेड हुआ है, रियल स्टेट में काफ़ी हद तक स्प्रेड करके रखा लोगों ने। गोल्ड ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे है, ये आपको क्या सेंस दे रहा है एग्जैक्टली? क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कमोडिटीज़ में, बुलियंस में और गोल्ड होल्डिंग रखते हैं। गोल्ड क्या और यहाँ से बड़ा स्विंग दे सकता है आपके मुताबिक? ये गोल्ड में कोई फंडामेंटल व्यू नहीं है हमारे पास में, लेकिन जब भी मार्केट में कोई एक तरफ से आपको रिस्क दिखता है इक्विटी मार्केट्स में या कोई और एसेट क्लास में, जरूर अगर आप डाइवर्सिफाई करके रखते हैं काफी एसेट क्लासेस में, तो आपको एक तरफ से स्टेबिलिटी मिलता है पोर्टफोलियो में। जैसे आपने जिक्र किया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का निवेश होता है, तो आपको ये भी यही दिखेगा कि वहाँ पे स्टेबिलिटी, जैसे कि आज के दिन में जब मार्केट गिरा है तो वहाँ पे 100% इक्विटी नहीं होता है, तो उस हिसाब से उस फंड्स में ज़्यादातर डाउनसाइड नहीं आता है। तो एक ज़रूर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से 5-10% गोल्ड में निवेश करना ज़रूरी है, लेकिन उससे बड़ा कॉल लेना फिर एक अगेन वो एसेट एलोकेशन के हिसाब से एक बहुत एक्सट्रीम कॉल हो जाएगा। ओके, वैसे बाय द वे थोड़ी सी फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी मार्केट में बैंक निफ्टी में, अब मार्केट की रिकवरी को अगर हर्षिता कोई लीड करेगा तो बैंक निफ्टी लीड करेगा। मैं अभी स्ट्रैटेजी पर आऊँगा अपनी, लेकिन मैं उसमें यही पॉइंट मैंने ऐड किया था कि बैंक निफ्टी ने कुछ साइंस दिखाए हैं। इवन मिड कैप भी लोअर लेवल से अब थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। अब आपको दिखेगा नहीं भले, क्योंकि इंडेक्स इतना ज़्यादा नीचे है, लेकिन थोड़े से रिकवरी है। 1:23 का एडवांस डिक्लाइन, स्मैश्ड आउट मार्केट है अभी ये, और कल वो एडवांस टैक्स की सेलिंग भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आज के आखिरी आधे के घंटे में या कल के मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में शायद मार्केट में कुछ हद तक बॉटम बनेगा, ये पॉसिबिलिटी है। निफ्टी भी 22,000 के ऊपर आया एक बार के लिए, तो खैर लेकिन देख लेते हैं। एनीवे, तो हर्षा, एक आखिरी सवाल एटलीस्ट मेरी तरफ से, क्या इस मार्केट में अब आपको लग रहा है कि इसका थोड़ा इम्पैक्ट अब आईपीओ मार्केट पर भी आएगा, जहां बहुत ज़्यादा ओवरहीटेडनेस हो गई थी? अनुज, आई थिंक के अर्ली डेज हैं, शायद इतना जल्दी वो कॉल लेना मुश्किल रहेगा, बट ज़रूर अगर ये मोमेंटम जो ब्रेक हुआ ये कंटिन्यू होता है और एक तरफ से करेक्शन मोड कंटिन्यू होता है, तो हो सकता है कि कुछ आईपीओस के टाइमलाइंस में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से फिर कंपनीज भी एक तरफ से सोचेंगे कि क्या इस तरफ के मार्केट में लॉन्च करना है या क्या वैल्यूएशंस पे लॉन्च करना है, तो जरूर एक तरफ से रिव्यू जरूर होगा। आपसे पूछना चाहूंगी, अब बैंकों, जो अनुज भी मेंशन कर रहे थे कि शायद बैंक्स की तरफ से अगली वो लीडरशिप आएगी, ऐसे में निजी बैंक जहां पर एचडीएफसी में कुछ पोजीशंस अब फाइनली लौटना शुरू हो गई है, और हम आज वो डेटा आप देख भी रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक में पोजीशन ली है, आईसीआईसीआई में इंटरेस्ट है, इसके सामने ये सरकारी बैंक स्पेशली एसबीआई एंड द लाइक्स, वहां पर रुझान क्या रहेगा? क्या स्क्यू ज्यादा निजी बैंकों की तरफ आ सकता है इस मार्केट में? देखिए, अगर आप प्री कोविड लेवल के सेक्टर वैल्यूएशंस और आज के सेक्टर वैल्यूएशंस देखेंगे, तो शायद ही आपको लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स के अलावा कोई भी ऐसे सेक्टर मिलेगा जहां पे वैल्यूएशंस प्री कोविड लेवल से भी नीचे हैं। तो उस हिसाब से जरूर यहाँ पे बहुत कुछ वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट में करेक्शन डीपन होता है तो यहाँ पे इतना सेलिंग नहीं आएगा, और शायद एक तरफ से स्टेबिलिटी और शायद एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस भी आपको। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और इस पेज देखिए निफ्टी में ठीक ठाक रिकवरी शुरू हुई है, करीब करीब 126-130 पॉइंट की रिकवरी, और जैसे मैं कह रहा था कि शायद एक बॉटम बनने के साइन दिखा रहा है मार्केट। आज के लो को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो
कुछ ही देर में स्ट्रैटेजी पर आएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आपने शॉर्ट करके पैसा बना लिया है तो एक बार के लिए बुक कर लें, मतलब ठीक रहेगा वो, क्योंकि मार्केट में बड़ा ट्रेंड अभी भी अपसाइड का है, बीच बीच में छोटे वाले ट्रेंड इधर उधर के होते रहते हैं। खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं पहले, क्योंकि आखिरी सवाल हमारा बैंकों पर था, प्राइवेट बैंकों पर। म्यूचुअल फंड्स का HDFC बैंक पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों म्यूचुअल फंड्स अपना हिस्सा HDFC बैंक में बढ़ा रहे हैं, सुमित के इस लिंक के साथ। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से अब जो नई पसंद आई है वो है HDFC बैंक, जहां पर फरवरी के महीने के दौरान HDFC बैंक में जम के खरीदारी करते हुए दिखाई पड़े हैं फंड्स, जहां करीब करीब 6 करोड़ शेयरों की खरीदारी हुई है, यानी कि 8400 करोड़ रुपए के आसपास के वर्थ के जो शेयर्स हैं वो खरीदे गए हैं। जनवरी में पहले ही 13,500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी हो चुकी है और उसके बाद अब 8400 करोड़ रुपए के आसपास की नई बाइंग फंड्स की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी है, यानी कुल 136.26 करोड़ शेयर जो होते थे फंड्स के पास, वो अब बढ़ के 142.27 करोड़ शेयरों की तरफ पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। इनफैक्ट 40 में से 34 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है HDFC बैंक के अंदर, जिनमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं क्वांट म्यूचुअल फंड करीब 2983 करोड़ रुपए के आसपास के, निपॉन म्यूचुअल फंड करीब 1083 करोड़ रुपए के आसपास के और HDFC म्यूचुअल फंड करीब 917 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी इनकी तरफ से भी होते हुए दिखाई पड़ी है। मल्टीपल ट्रिगर है, पहला तो एक आकर्षक वैल्यूएशन, एक बड़ा प्राइवेट बैंक आपको इस तरह के वैल्यूएशन में मिल रहा है, लार्ज कैप में एक सेफ्टी भी दिख रही है कि मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी काफ़ी चल चुके हैं, एक अच्छे नंबर्स थे, एनआईएम्स को लेकर थोड़ा प्रेशर था लेकिन अदरवाइज एक स्टेबल नंबर है और एक अच्छे ग्रोथ की उम्मीद भी आने वाले समय में लगाई जा रही है, जिसके आधार पर भी फंड्स की तरफ से एक्टिविटी होते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ और बड़े नाम जो कि फंड से खरीदे हैं उसमें HDFC बैंक तो है ही, साथ ही साथ रिलायंस 3753 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी यहां होते हुए दिखाई पड़ी, वर्लपूल बड़े ब्लॉक का असर भी कह लीजिए 3081 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी रही, L&T में 2550 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी, करीब 2400 करोड़ की खरीदारी रही कोटक बैंक में, कल्याण ज्वेलर एक और नाम 1950 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी यहां होते हुए दिखाई पड़ी, OMCs में फेवरेट बना IOC करीब 1518 करोड़ रुपए की खरीदारी, नए हाईस पर भारतीय एयरटेल 1444 करोड़ रुपए की खरीदारी और रिसेंटली नया नाम ऐड हुआ है स्वान एनर्जी, जहां पर करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है। तो ओवरऑल HDFC बैंक बना हॉट फेवरेट तमाम म्यूचुअल फंड की तरफ से और एक अच्छी तेजी यहां पर फंड्स की एक्टिविटी की वजह से देखने को मिल रही है। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय की फेवरेट पिक म्यूचुअल फंड्स के। चलिए BTSC कॉल देना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए क्या कैरी करेंगे? एग्रेसिव कॉल अगेन लॉन्ग साइड ICICI बैंक, जगह तो अच्छी है खरीदने की, बाई मोटो तो काफी समय से है, करेक्शन भी खत्म हुआ, ट्रेड करें 1083, स्टॉप होगा 1075, बस टारगेट 1100 हो सकते हैं। तो यस ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक बाय। चलिए पहला बाय कॉल शो पर इस समय। मानस आप क्या कैरी करेंगे? अनुज मैं स्किप करूंगा क्योंकि लॉन्ग करने की हिम्मत नहीं है और अब शॉर्ट करने का मन नहीं है, तो आई थिंक कल मॉर्निंग में ही देखेंगे क्या कॉल लेना चाहिए। ये भी बेहतरीन ट्रेड है जनाब, इसमें प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस मतलब कुछ नहीं कमाना, कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं खोना। चंदन आपकी कॉल क्या रहेगी BTSC ट्रेड? लॉन्ग ट्रेड की तरफ जाऊंगा विद द व्यू कि कंपैरेटिवली स्टॉक अच्छा करेगा और बॉटम प्रोसेस यहाँ पे बने। मेरा फोकस रहेगा कल्याण ज्वेलर्स पे। मैं देख रहा हूँ आज एक काफ़ी बड़ा एक नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है और लास्ट आवर में यहाँ पे स्विंग्स देखने को बने। यहाँ पे कंपैरेटिवली सेफ्टी बनेगी। अभी लगभग 388 390 के आसपास का भाव चल रहा है, खरीदारी की सलाह रहेगी। 378 का स्टॉप लॉस है 415 के टारगेट के लिए। ओके, कल्याण ज्वेलर्स, अच्छा ये स्टॉक स्क्रीन पे इस डे हाई पर खड़ा हुआ है 400 पर। प्रशांत, ये अमित आपकी कॉल क्या रहेगी कल के लिए? जी वीरेन जी, मैं इन्फोसिस के साथ जाना चाहूंगा। इन्फोसिस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो 1600 के लेवल पिछले 3-4 दिनों से काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है इसका, वेरी नियर टू इट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड स्विंग सपोर्ट एरिया। और स्टॉक इतनी वॉलेटिलिटी में भी इसने काफी अच्छी तरह से होल्ड किया। मुझे लगता है थोड़ा भी रिकवरी आता है तो 1600 विल बी अ गुड लेवल फॉर दिस स्टॉक टू होल्ड। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा उसके नीचे रखूंगा 1595 का और टारगेट्स रहेंगे 1650 रुपए के। ओके, और राजेश जी आपकी क्या कॉल रहेगी? अनुज जी देखिए, मुझे लगता है अगर बाय करना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन TCS अगेन। मुझे लगता है कि TCS ने अपने जो स्ट्रेंथ को मेंटेन किया है, ठीक है हम मार्केट के सामने थोड़ा सा लिक्विडेशन हुआ है लेकिन लेवल्स को अभी भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है।
तो मैं लेके जाना है तो मैं TCS को लेके जाऊंगा। 4140 मेरा स्टॉप लॉस होगा और स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट होगा 4240 का। अच्छा वीरू, वो बोलते हैं ना CID में देख रहे होते आप, मेरे को अब वो याद आ गया। देखिए शो की शुरुआत में सारी सेल कॉल्स थी, अभी एटलीस्ट हमारे पैनल ने हिम्मत तो की है कम से कम बाय कॉल्स देने की। अभी एक भी शॉर्ट कॉल नहीं आई है, क्योंकि देखिए शॉर्ट भी करने में ना मतलब कैरी करने में ऑब्वियसली एक रिस्क होता है, क्योंकि कई मार्केट साइन दिखा रहा है थोड़े से बॉटम के। मैं आता हूँ अभी स्ट्रैटेजी पर, लेकिन एक बार यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम से जानते हैं जो डीलर्स अभी भी बचे हुए हैं मार्केट में, वो रतिन को क्या बता रहे हैं। गुड आफ्टरनून। वो मुझे याद है ना, जब ऐसी कोई मंदी वाली मार्केट हो जाती है ना, तो पहले मुझे पूछा जाता था कि डीलर्स ने फ़ोन उठाए कि नहीं। आशीष बहुत टाइम मुझे पूछता है कि यार डीलर्स फ़ोन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मार्च एंड फिनोमिनन है, तो काफ़ी सारे सीजन डीलर्स जो हैं ये सिचुएशन को टैकल करने में काफ़ी सक्षम है। और बात करें मिड कैप की और PSU स्टॉक्स की, तो करेक्शन तो ज़रूर है, लेकिन सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। अगर आपको सेफ खेलना है तो डीलर्स के मुताबिक फार्मा स्टॉक्स में ध्यान दीजिए। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, ये दो स्टॉक्स हैं जहां डीलर्स अपना दाव लगा रहे हैं और या खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं। देखिए एकदम से जाके खरीदना नहीं है, ऑब्वियसली जो डिक्लाइन आता है, जो फॉल आता है, तो सिस्टमेटिकली थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, ये दोनों स्टॉक्स में डीलर्स को लगता है कि करंट लेवल से 4 से 5% का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स फार्मा स्टॉक्स खरीद रहे हैं। एक स्टॉक जहां डीलर्स को लगता है कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है यहाँ से, वो है भारत फोर्ज। और ऑटो स्टॉक्स में हमने स्पेसिफिकली देखा है, ऑटो एंसिलरीज में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर है बहुत सारे डेस्क पे। और भारत फोर्ज की बात करें तो डीलर्स को लगता है कि यहाँ शायद 20 से 30 रुपए का डाउनटिक देखने को मिल सकता है। STBT की सलाह दे रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो आप 6% बढ़ा हुआ है मार्च सीरीज में, तो यहाँ फ्रेश शॉट्स आपको FNO में बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे डीलर्स की एक्सपेक्टेशन ये आपकी स्क्रीन पे यतिन ने रखी। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि एक आंकड़ा मैं आपके स्क्रीन पर रखूंगा, बेचारा ये कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी रीत है तो रखना ही पड़ेगा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 39,500 पे 20 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी कोई मायने नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं। लेकिन अब आते हैं रणनीति पर। क्लोज कहाँ आ रहा है? मोस्ट लाइकली 22,000 के नज़दीक 21,978 पे। बैंक निफ्टी थैंक्स टू एक्सपायरी अनुज इट्स 46945। अनुज अगर मैं देखें तो इस क्लोजिंग में बहुत सम्मानजनक स्थिति में बैंक निफ्टी जा रहा है। निफ्टी हालांकि अगर आप देखें वो जो 20 डे था तोड़ रहा है। इन लेवल्स पे क्या अप्रोच रहेगी, अप्रोच फॉर टुमारो, ट्रेड्स कैसे कैरी करें? बिल्कुल वीरू, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में ना बैंक निफ्टी में वापस एक बड़ा वाला रेड बार बना, बहुत बड़ा वाला। इनफैक्ट 3 बजे के करीब बैंक निफ्टी एक बार 47,120 तक आया था। 47,120 से 46,890 एकदम से एक ही रेड कैंडल में आ गया। देखिए मैं ये कहूँगा कि इन लेवल पर ना शॉर्ट्स कैरी ना करें आप, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट जब इस तरीके से गिरता है तो उसमें कई बार थोड़े से सूदिंग स्टेटमेंट आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज शाम को कोई कहीं से कोई सूदिंग स्टेटमेंट आ गया किसी भी रेगुलेटर का कि आज की इतनी बड़ी फॉल के बाद कि भाई मार्केट में कहीं बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो जाए, तो हो सकता है एक बार के लिए कल आपको गैप अप मिल जाए, ये पॉसिबल है। और वैसे भी ग्लोबल क्यूज भी इतने ख़राब नहीं है, तो इसके लिए फ्रेश शॉर्टिंग ना करें इन लेवल्स पर। लेकिन हाँ, लॉन्ग तो अभी थोड़ा सा स्क्रीन देख कर ही करें। कल भले ही मार्केट टिक रहा तभी उस पर वो व्यू रखें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट को यहाँ से कुछ लीड करेगा रिकवरी में तो बैंक निफ्टी करेगा और प्राइवेट बैंक्स। आज देखिए प्राइवेट बैंक्स इतने नहीं गिरे हैं, अगर आप देखेंगे तो मतलब ठीक ठाक है प्राइवेट बैंक्स। कोटक हो गया, ICICI हो गया, HDFC बैंक हो गया। हाँ, आखिरी के आधे घंटे में बैंक निफ्टी भी गिर गया वापस, लेकिन फिर भी मतलब इतना ज़्यादा बुरा सीन नहीं है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं अभी भी कहूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अभी थोड़ा कॉशियस रहें और कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन स्टेबलाइज होने दें, उसके बाद ही बाय करें। स्क्रीन स्टेबलाइज होने दीजिए, फिर ये बात तभी यहाँ पर कोई ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड पे। और एज ऑफ नाउ शॉर्ट कैरी ना करें और इंट्राडे करेंगे कल सुबह फिर पैनल पे जब हम होंगे, रणनीति पे बातचीत करेंगे, इंडस्ट्रीज पे। पर एक बार जब ब्रेथ लेके आएंगे डायरेक्टर साथ, देखते हैं ब्रेथ में क्या है आज। निफ्टी करीब 300 नहीं, निफ्टी करीब 350 अंक नीचे, निफ्टी बैंक लगभग 325 अंक नीचे। ब्रेथ में क्या है 13 तारीख, और अगर आप इस सीरीज की एक्सपायरी देखें तो वो है लाइंड अप 28 मार्च की। दैट मीन्स मोस्ट लाइकली अगर आप इस वक्त देखें तो हम बिल्कुल सीरीज के मिड में हैं। लॉन्ग और शॉर्ट कवर मिला के 6 हैं इस वक्त। शॉर्ट है 135 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 41।
आपकी स्क्रीन पे एक एक करके स्लाइड आएंगी। आज लॉन्ग्स पूरे जुटाना भी मुश्किल है, मतलब आप समझ लीजिए ये हाल है। ITC, एबट इंडिया, ICICI बैंक, सिप्ला, एबट, ये अब डायरेक्टर साहब ये एबॉट आपने दो जगह रखा है या सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट आ गया है, मेरे को बताइएगा, क्योंकि ये शीट पूरी करनी थी यहाँ पे। बाकी शॉर्ट कवर कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट कवरिंग, बजाज फाइनेंस में, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस के आंकड़े आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ICICI बैंक शॉर्ट कवरिंग में भी खड़ा है और लॉन्ग में भी खड़ा है। बाकी शॉर्ट बिल्डअप ये देखिए यहाँ पे रंगत है। और NMDC, BHL, इंडिया सीमेंट्स, RBL और PFC, ये सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। ये एंटायर स्टैट्स हैं आपकी स्क्रीन पे। और जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी दैट वाज आई थिंक लॉन्ग अनवाइंडिंग, वो जो लास्ट स्लाइड थी वो थी माफ कीजिएगा शॉर्टिंग, ये थी लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये है लॉन्ग अनवाइंडिंग। नालको, वोडाफोन आइडिया, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, GMR एयरपोर्ट्स, ये कुछ काउंटर जहाँ पे आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। ITC फिर भी इस दिन को बेहद शानदार तरीके से लेके जाता हुआ, लेकिन अगर आप टिक बाय टिक चार्ट देखें तो जिस ट्रजेक्टरी में ओपन हुआ था उससे काफ़ी नीचे, बट स्टिल आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बाजार ने इस लगभग 9.15 से लेकर 3.30 के बीच में क्या किया। अगर आप उसके अगेंस्ट देखें तो फिर भी ठीक है। ये बहुत सम्मानजनक स्थिति में एक बैंक आज ICICI बैंक क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, और कोटक महिंद्रा बैंक ये भी आज ठीक रहा, स्टेबल रहा। और साथ ही साथ एक PSU में, माफ़ कीजिएगा, NBFCs में आपका बजाज फाइनेंस, ये भी आज थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में बिल्कुल फ्लैट ट्रजेक्टरी में होता हुआ। और बैकफुट पे आज पूरा का पूरा मेटल्स था, आज PSUs थे, आज OMCs थी, आज डिफेंस कंपनियां थी, आज पूरा का पूरा PSU बास्केट काफ़ी बुरी स्थिति में। क्लोजिंग किस तरफ अप्रॉक्सीमेटली 22,000 की ट्रजेक्टरी के आसपास आने की यहाँ पे गुंजाइश बनती हुई। एक बार एक दो चार्ट चेक ले लेते हैं। अभी कुछ देर पहले अनुज ने GMR एयरपोर्ट्स का जिक्र किया था। अमित जी, GMR एयरपोर्ट्स आज बहुत ख़राब स्थिति, और मेरे ख्याल से मैं अभी ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं 29 जनवरी के लो को देखूँ, उस कैंडल की लोअर शैडो को देखूँ, उस प्राइस को देखूँ, तो कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ था 81.40 पे, और अब ये एक टिपिकल राउंडिंग टॉप बन गया है। आपका प्राइस व्यू GMR एयरपोर्ट्स पे है क्या इस वक्त? जी वीरेन जी, काफी बेरिश स्ट्रक्चर है, और इनफैक्ट देखा जाए तो 73 रुपीज के आसपास एक इसका सपोर्ट है। स्टॉक ये अपने 100 डेमा पे ट्रेड कर रहा है, तो एक मेक और ब्रेक लेवल है। जो फॉल आना था हमने देख लिया है। अब कल का सत्र इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई फॉलो अप सेलिंग यहाँ से आती है और अगर 100 डेमा टूटता है तो मेरे ख्याल से नीचे 64-65 के लेवल्स इसमें पॉसिबल हैं। तो फिलहाल जिनका शॉर्ट है वो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 77, और कल का सत्र काफी अहम हो जाएगा GMR एयरपोर्ट्स के लिए। उसके लिए देखते हैं कल क्या उभर कर आएगा। अच्छा, फटाफट से एक तो बैन अपडेट मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ और फिर मेटल्स पर भी एक राय मैं लेना चाहूँगी। बैन में कौन कौन से स्टॉक्स जाएंगे? तो भेल 94% की पोजीशंस के साथ, इसके अलावा RBL बैंक, PVR, आइनॉक्स, ये 3 स्टॉक्स बैन में जा सकते हैं। लेकिन महानगर गैस की पोजीशंस में थोड़ी सी कूल ऑफ देखने को मिली है, तो वो बैन से बाहर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये वो बैन वाले काउंटर्स हैं। लेकिन मेटल कंपनियां, मेटल इंडेक्स एक तो स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। और मैं देख रही हूँ एक सिरे से जो सेल साइड की पोजीशंस यहाँ पर बनती दिखाई दी है। निफ्टी का मेटल इंडेक्स आज 6% करेक्ट होकर टिक रहा है। JSW स्टील जैसे काउंटर्स, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में हमने देखा है खासी गिरावट। टाटा स्टील तो इनफैक्ट अग्रेसिव कट्स दिखाता हुआ आज 6% का नुकसान इधर। NMDC के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि सिंगापुर में आयरन ओर के फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर खासा करेक्शन है। तो इधर क्या कुछ और शॉर्ट्स आप कैरी करने के पक्ष में है मानस, NMDC हो या फिर ये टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स? बिल्कुल, देखिए मेटल इंडेक्स अभी भी वीक लग रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से भी शायद 3-4% का करेक्शन अभी मेटल इंडेक्स में और देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एक तो सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर अब 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, तो शायद यहाँ पर 200 रुपए तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। NMDC की आपने बात की, देखिए NMDC ने काफी समय के बाद अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। कल अगर ये 202 रुपए के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो गिरावट बढ़ेगी, और उस केस में आपको शायद 185 तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। तो मेटल में इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, वेट करें, कल शायद गिरावट और बढ़ सकती है इस स्पेस में। ओके, एक महाभारत देखते थे तो उसमें उसके बाद एक मीम बना था वो दुर्योधन वाला कि ये सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें हमेशा ये बोल रहे थे कि भाई सूर्यास्त पे भाई मार्केट की ये लड़ाई बंद हो जाती थी उस दिन के लिए। तो जो टीम हार रही होती थी वो ये बोलते थे कि ये सूर्यास्त कब होगा, और हो क्यों नहीं रहा सूर्यास्त। आज यही बात चल रही है कि ये 3:30 कब बजेंगे, 3:30 ही नहीं बज के दे रहे हैं
3:21 में अभी तो आखिरी के 9 मिनट अभी भी निकालने हैं। पर अनुज, आपने ही शो की शुरुआत में कहा था कि ये 1.5 घंटा 1.5 दिन टाइप लगेगा, ये वो 1.5 वैसी दिन का टाइप लगेगा, ये फीलिंग आ गई थी वो। और वो जब आशीष ने पूछा था कि अब नेक्स्ट सपोर्ट कब है, कहाँ पे, तो मैंने कहा 330 सपोर्ट वहीं पर है। लेकिन चंदन, आपके इतने रिटेल क्लाइंट्स हैं, क्या मतलब आप क्या बोल रहे हैं उनको, क्योंकि बहुत पैसा बनाया लोगों ने और आप का व्यू इन जनरल बुलिश रहा है, इस करेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं चंदन? जी हाँ, देखिए इन जनरल देखिए हमारा अभी भी मानना है कि ओवरऑल ये जो ब्रॉडर मार्केट है उसी का करेक्टिव मूव है, बट यस मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है और रीज़न ये भी है कि इतने बड़े स्विंग्स यहाँ पे देखने को मिले थे। तो ओवरऑल यदि किसी ने ऊपर के लेवल पोजीशन लिया है तो जरूर उनको थोड़ा सा पेन हो रहा होगा, बट इनफैक्ट हम तो प्रिपेयर हो रहे हैं कि अगले 2-5 दिनों में और थोड़ा सा करेक्टिव मूव आए तो नए पोर्टफोलियो और नए रिकमेंडेशन के लिए यहाँ पे एडवाइस देंगे। हमारा मानना है कहीं ना कहीं निफ्टी नीचे में 21,500 21,700 के जोन का बेस बनाएगा और बैंक निफ्टी की भी हम बात करें तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ फ्यू हेवीवेट्स काउंटर, यहाँ पे 46,000 के बेस बनेंगे। तो आई थिंक ये मार्केट है वापस एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए। तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा पेन है, बट हेवीवेट्स और इंडाइसिस में मेरे को नहीं लग रहा कि ज़्यादा डाउन साइड है। तो इसके लिए इनफैक्ट हम कोई डिप आएगा तो वहाँ पे एक्यूमुलेट करने की सलाह देंगे और जो क्लाइंट्स ऑलरेडी पोजीशन ऊपर के लेवल में लिए उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 2-4 दिन और वेट करें, उसके बाद में यहाँ पे नई रणनीति रिव्यू करके बनाने की सलाह रखेंगे। ये बात मुझे चंदन की बहुत अच्छी लगती है, वैसे बिल्कुल एकदम फ्रैंक ओपिनियन है आज तक। बोल रहे हैं कि हम तो वेट कर रहे हैं कि और 2-3 दिन मार्केट गिर जाए तो और मौके मिल जाएंगे हमको अच्छे स्टॉक्स लेने के। तो मतलब ये अच्छा ये एटीट्यूड सही है, मतलब क्योंकि देखिए अगर मार्केट गिर रहा है तो गिर ही रहा है तो आप क्या ही कर लोगे, लेकिन अगर एटलीस्ट मतलब उसमें आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं एटलीस्ट कि भाई चलिए ठीक है, और अगर गिर गया तो हमको और मौका मिल जाएगा बाय करने का अच्छी क्वालिटी के स्टॉक। और एक चीज़ है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बाय करने का टाइम यही होता है। मतलब हंसी मजाक अपनी तरफ है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ना आपने अगर इस मार्केट में नहीं खरीदे तो फिर आपको फिर महंगे मिलेंगे, फिर सस्ते चाहिए। मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि भाव और भावना दोनों आपको नहीं मिलेंगे एक साथ। आपको या तो अच्छा भाव मिलेगा या अच्छी सेंटिमेंट मिलेगा, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। दोनों साथ में कोई क्यों देगा आपको भाई? अभी आज सेंटिमेंट खराब है तभी आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है ना। सेंटिमेंट अच्छा होगा तो ये प्राइस नहीं मिलेगा, फिर इस प्राइस पे आपको नैल्को नहीं मिलेगा, फिर इस प्राइस पे आपको NMDC नहीं मिलेगा, इस प्राइस पे फिर आपको PFC नहीं मिलेगा, इस प्राइस पे फिर आपको GMR नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको इस प्राइस पे फिर आपको NTPC नहीं मिलेगा। ये तो अभी माहौल ख़राब चल रहा है, इसके लिए आपको ये प्राइसेस मिल रहे हैं बेसिकली। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 3:24 हो गए, 6 मिनट और निकालने। हाँ। मैं गावा जी से पूछ रही थी, गावा जी इतने खराब मार्केट में जब ट्रेड तो वैसे लेने का मन नहीं करता है, स्पेशली शॉर्ट साइड पर, दिन कैसे बीतता है? हाँ जी, दिन कैसे बीतता है? देखिए मैंने देखा हुआ है काफी समय, लॉन्ग कॉल्स की निकालने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ और जिस दिन लॉन्ग कॉल्स निकालने में बहुत दिक्कत होती है उस दिन मार्केट डाउन होता है। बहुत दिक्कत थी, सुबह सिर्फ 3 ही कॉल थे मुझे देखने के लिए, उसमें से कल 2 दे चुका था तो बचा एक ही था। तो उस दिन पता था कि शॉर्ट मार्केट डाउन होगा। एक बात, 2 बात और होती है, अगर वो मार्केट ऊपर गया आज तो वो तो हमारा स्टॉक तो ऊपर जाना ही है, और वीक मार्केट में भी वो संभल जाता है तो शायद संभल जाता है। इसलिए मैंने डिफेंसिव में लॉन्ग कॉल देता हूं इन द मार्केट जब गिरता है तब भी। इफ द मार्केट टर्न्स आउट आई एम हैप्पी, इफ इट डज नॉट आई एम स्टिल बेटर। Yeah, either ways we were on the defensive side. अमित, अब क्या डिफेंसिव स्टॉक्स ज्यादा आपके रेडार पर आएंगे? थोड़ा सा कॉशियस आप भी रहेंगे? जी मैम, मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन हमें कॉशन यहाँ पे जरूर लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी मिलेंगी, बिकॉज पिछले 2-3 फॉल में भी हमने देखा है कि जब भी स्टॉक्स लाइक सेल कुछ दिन 1-1.5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब 10% का एक करेक्शन आया था उसके बाद वापस हमने एक 15-20% का मूव देखा। तो ये जितने स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, मुझे लगता है यहाँ पे रिवर्सल जहां आएगा वहां पे देन विल ट्राई टू एंटर अगेन। ये सब चलता रहेगा मार्केट में, लेकिन व्हेन देयर विल बी अ साइन ऑफ रिवर्सल आई थिंक देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी। सो 1 से 2 दिन और वेट करेंगे, मुझे लगता है कि थिंग्स स्टेबलाइज करेंगी एंड वंस अगेन वी विल सी एन अप मूव। ये चंदन जी, अभी अनुज आपको मालूम है अयोध्या होके आए थे सह परिवार सह अपनी राजनीतिक मंडली के साथ। चंदन जी कैसे रहे दर्शन आपके? वीरू, मन एकदम गदगद है और
आई थिंक इससे बेहतर तो दर्शन प्रभु श्री राम के हो नहीं सकते। तो अयोध्या की अलग ही फीलिंग है। और वीरू मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान के सीएम के साथ लगभग 130 एमएलएज, पूरी मिनिस्ट्री और सभी समाज के बंधु और स्टॉक मार्केट के कुछ दिग्गज भी वहां पे थे। तो आप समझ सकते हो इन सब के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करना एक अलग ही सौभाग्य है। तो उसका बयान नहीं कर सकता। और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि पूरा कैबिनेट का काफिला को एयरपोर्ट से सभा स्थल, मंदिर वहां तक लेके जाना, तो वो मैनेज करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। तो धन्य। और अभी तक मैं वो श्री राम के भाव से निकल नहीं पा रहा हूँ। अरे चंदन यार, हमें भी ले जाते, मतलब हम भी किसी उसमें घुस जाते, मतलब थोड़ा सा हेवी वेट्स में ना सही, लेकिन लाइट वेट्स में ले जाते हमको। बिल्कुल अनुज, काफी मित्र है वहाँ पे और पूरी टीम के साथ वहाँ पे चलेंगे। और मैं बताऊं, जो कार्यक्रम था हमारे वहाँ पे एक भवन का भूमि पूजन था और वहाँ पे सीएनबीसी का भी कवरेज था, टीवी 18 का। तो मैं बोला आज आवाज नहीं तो जो इंटरेक्शन है वहाँ पे कर लेते हैं। तो आपकी ऑलरेडी टीम वहाँ पे थी, तो आप समझ सकते हो कि अयोध्या में पूरी टीम आपकी तैनात है। तो इवन आप चाहे हमारे साथ चले और हम आपके साथ चले, बात तो एक ही है, प्रभु के दर्शन करने। नहीं, वो तो खैर मैं कह रहा था, मैंने खैर रामदेव सर के साथ वहाँ से कवरेज किया था प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, हम दोनों वहीं पर थे, तो वो उस दिन मौका मिला था हमें। लेकिन ये अगली बार चलेंगे साथ में, कोई टेंशन नहीं है। अब एक काम करते हैं, वैसे ही थोड़ा सा डिवाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत है मार्केट को इस समय। मार्केट की क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, फिर काफ़ी ख़राब क्लोज है, वॉल पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पर मार्केट बंद हो रहा है। 21,983 पर निफ्टी करीब 1.5% नीचे। निफ्टी बैंक ये कम गिरा रिलेटिवली 0.8%। निफ्टी आईटी करीब 1% गिरा, लेकिन दिक्कत थी इस इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स 4.5% नीचे था। जी हाँ, 4.5% मिड कैप इंडेक्स नीचे था और स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, 5.5% स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे था। ये आज दिक्कत वाला मामला जो था वो हुआ। बाकी के एक दो सेक्टोरल इंडेक्सेस देख लेते हैं, एक बार सीपीएससी इंडेक्स देख लेते हैं और एक आध और रियल्टी इंडेक्स वगैरह जो सबसे ज़्यादा गिरे थे, जो हाई बीटा हैं। सीपीएससी इंडेक्स करीब 0.7% गिरा। रियल एस्टेट इंडेक्स लेकर आइए एक बार जरा, और मेटल्स इंडेक्स लेकर आइएगा। दोनों इंडेक्स देख लेते हैं। रियल्टी इंडेक्स 5.5% और मेटल्स इंडेक्स एक बार आपकी स्क्रीन पर आएगा 6% गिरा। पीएसयू बैंक्स देख लेते हैं एक बार, कहीं छुपने की जगह थी नहीं एक्चुअली आज, अगर आप देखें बहुत ज़्यादा। पीएसयू बैंक इंडेक्स भी करीब 4-4.5% नीचे। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए और देखते हैं कि किस तरीके का हीट मैप रहा। ओके, वैसे ऐसा नहीं है कि सब कुछ रेड था, थोड़े बहुत ग्रीन थे। आईटीसी 4.5% ऊपर था। आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग थी, बजाज फाइनेंस, कोटक, सिप्ला, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग थी। लेकिन नीचे पीएसयू स्टॉक्स, पावर ग्रिड 7%, कोल इंडिया 7%, उसके अलावा एनटीपीसी 6%, अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, मेटल स्टॉक्स, टाटा स्टील, बाकी कमोडिटी स्टॉक्स, ओएनजीसी, यूपीएल, टाटा मोटर्स मार्केट के डार्लिंग स्टॉक, वो नीचे था। हिंडाल्को, बीपीसीएल, रिलायंस में 0.3% की डिक्लाइन थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर में डिक्लाइन थी। जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती। तो क्लियरली इवन जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे हर्षदा, वहाँ पर भी आज गिरावट थी। क्लियरली आज का दिन ऑफ कोर्स खत्म हुआ है, थैंक गॉड फॉर दैट। ऐसे में देखते हैं कि सीधा सौदा में आशीष और नीरज ने जो आउट स्टॉक्स पिक किए थे उसके कुछ रिटर्न्स आपको दिखेंगे या नहीं। नीरज की टीम के मैनकाइंड, जुबलेंट जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पर शॉर्ट साइड पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई दिया था। कुल मिलाकर बाजार 22,000 के हल्के से नीचे 21,981 पर 350 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी जाकर टिका है। निफ्टी बैंक 392 अंक नीचे, लेकिन सारी जो कलिंग थी, मार्केट थी, वो मिड कैप इंडेक्स में 2242 अंकों के नुकसान पर ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। वीरू जी, अब फाइनली 3:30 बज गए। अब सभी योद्धागण जो थे उस युद्ध में अपने अपने विश्राम स्थल में जाएं, कक्ष में जाइए और विश्राम करिए। कल सुबह फिर इस जंग में लौटना है। कल सुबह हर्षदा, मैं, अनुज, नीरज जी और आशीष फिर करेंगे मुलाकात आपसे 8 बजे और सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।